जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड माई प्लेटफॉर्म एंड माई टीम आल्सो। मेरा नाम मोहम्मद और मैं CMA फाइनल और बेसिकली मैं लाहौर कैंपस से बिलोंग करता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इससे ज़्यादा आप लोग कोई मतलब एजुकेशनल वाइज पूछना चाहें तो वो आप अपने बाद में पूछ लीजिएगा। टीम जूनियर प्रोफेशनल में मेरा क्या रोल है या वहाँ पे क्या क्या कुछ हो रहा होता है या टीम जूनियर प्रोफेशनल क्या कर रही है, मैं थोड़ा सा वो आप लोगों को ब्रीफली बता देता हूँ। मैं टीम जूनियर प्रोफेशनल में बीइंग अ को फाउंडर, बीइंग एज अ वॉलंटियर अपनी सर्विसेज जो हैं वो सर्व कर रहा हूँ। और इसके अलावा हमारे पास टीम जो है उसके अंदर टोटल 23 और 24 मेंबर्स हैं, जिसमें हमारे पास ACMA क्वालिफाइड्स भी हैं, ACMA मेंबर्स भी हैं और फाइनल स्टूडेंट्स वगैरह इस तरह हैं। और ये हमारे पास आपके ICMA के पाकिस्तान में जितने भी कैंपसेस हैं, हर कैंपस में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के रिप्रेजेंटेटिव्स अवेलेबल हैं। अब बारी आती है कि टीम ये काम क्या क्या कर रही है। 3 से 4 तो मेजर हमारे कोर एरियाज हैं। उनमें से एक ये है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को क्रैश कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली ये है कि जो बच्चे अपनी पेपर्स पास करने के बाद उनके पास बुक्स मतलब स्पेयर पड़ी होती हैं, हम मैसेजेस सर्कुलेट करते हैं ग्रुप्स के अंदर और उन स्टूडेंट्स से बुक्स जो है वो कलेक्ट करते हैं और फिर ऐसे स्टूडेंट्स को वो बुक्स प्रोवाइड करते हैं कि जो बच्चे फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल नहीं होते और वो बुक्स परचेज नहीं कर पा रहे होते, तो वो बुक्स हम उन लोगों को डोनेट कर देते हैं। फिर एक चीज हम और करते हैं कि आपको पता है कि ICMA के अंदर 70 to 75% स्टूडेंट वो होते हैं कि जो मेरी तरह आपकी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं, बहुत हाई फाई क्लास से नहीं होते। और इस वजह से सम टाइम कुछ लोगों की लाइफ में अप्स एंड डाउन आ जाते हैं और फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं होती हैं, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर कुछ स्टूडेंट्स अगर हमारे पास आते हैं तो उनकी वेरिफिकेशन की जाती है प्रॉपर, और अगर वो वाकया ही इस चीज़ के मुस्तहिक होते हैं तो फिर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर दी जाती है। ये तो 3 हमारे मेजर कोर एरियाज थे लास्ट ईयर के अंदर। इस साल हमने कुछ न्यू चीज़ें ऐड की हैं। वो ये चीज़ें ऐड की कि जहां हम लोग आप लोगों को बुकिश नॉलेज प्रोवाइड कर रहे थे, वहां हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों की स्किल सेट के ऊपर भी काम करना चाहिए। कि एक बच्चा जब अपने 6 पेपर पास करे तो एटलीस्ट उसके पास इतनी स्किल्स हों कि अगर वो मार्केट में जॉब करना चाहे तो उसको कुछ ना कुछ टेक्निकल स्किल्स उसके पास लाजमी होनी चाहिए। लाइक एक्सेल वगैरह ये इस तरह के सॉफ्टवेयर पे उसकी ग्रिप होनी चाहिए। तो अभी हमने अपनी एक रिसेंटली एक सीरीज स्टार्ट की है जिसको हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से स्टार्ट किया था। वो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो कल कंप्लीट हो चुकी है। और अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो एक्सेल का और क्विक बुक्स का कोर्स आ रहा है। सो ये था हमारा टीम का। बाकी हम कैंपसेस में क्या कर रहे हैं, कैंपसेस में ये है कि आपको पता है DLP स्टूडेंट्स के या कोचिंग वाले स्टूडेंट्स के भी कभी कभार कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। तो उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको पता है अब हर बंदा एक मैनेजमेंट को या टॉप मैनेजमेंट के पास जाके बारी बारी इश्यूज को नहीं बता सकता कि जी मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला सॉल्व कर दें। तो उसमें ये होता है कि हम लोगों के अभी इस टाइम में 20+ ग्रुप्स का एडमिन होगा। तो वहां पे हम लोग इश्यूज वगैरह देखते रहते हैं कि बच्चों को करंटली क्या इश्यूज हैं वो फेस कर रहे हैं, फिर उनको हम लोग मतलब नोट डाउन करते रहते हैं। वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ जो है हम नेशनल काउंसिल में या जो भी उस कैंपस के डायरेक्टर हैं उनसे अगर मीटिंग वगैरह कर ली जाए तो उनको बताते हैं कि ये इश्यूज हैं। और नॉर्मली काफी सारे इश्यूज जो हैं वो फौरन रिजॉल्व हो भी जाते हैं। कुछ मेजर इश्यूज होते हैं जो जिन पे टाइम लगता है और वो फिर जाहिर सी बात है टाइम टेकिंग होते हैं। अब लेट्स मैं जैसा कि आप लोगों के DLP के लेक्चर्स हैं, अब यहाँ पे मेरे पास 45 स्टूडेंट हैं। मोस्टली वो होंगे जो ऑपरेशनल लेवल से बिलोंग कर रहे होंगे, मैनेजेरियल वाले शायद कम ही होंगे मतलब ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग। सो जो पुराने बच्चे हैं उनको आइडिया होगा कि हमारे पास पहले ये सीन था कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत पुराने हैं, आउटडेटेड हो चुके हुए थे। तो उसकी तरफ से ना DLP स्टूडेंट्स का कंसर्न आ रहा था कि हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं वो अपडेटेड होने चाहिए। तो वो हम लास्ट कोई 2 साल से बार बार नेशनल काउंसिल से और कैंपस डायरेक्टर से इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर चुके हुए हैं कि ये चीज आप लोग बेहतर बनाएं। तो उनकी तरफ से ये होता था कि जी वर्किंग जारी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा ये वो। लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ गुड न्यूज आ रही हैं सुनने में कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर
डीएलपी के लेक्चर्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, और वो मोस्ट प्रोबेबली इसी मंथ के अंदर ही होगा। ये मेरी टीम को इंट्रोडक्शन था। और बाकी अब हम अपने सेमिनार की वेबिनार की तरफ चलते हैं। ये हमारा 2 डेज का है, आपको पता है। पहले दिन आपको पता है, मैं दो चीजें आपको मतलब सेशन के स्टार्ट में बता दूंगा। वो ये कि पहले दिन में हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम उन एरियाज को कवर करें कि एक बच्चा लेट्स सपोज अगर अभी जीरो प्रिपरेशन के साथ आया हुआ है, तो वो भी एटलीस्ट इतना बेनिफिट लेके जा सके कि वो एटलीस्ट पेपर पास कर ले अपना। चाहे वो 50 नंबर्स के साथ ही पास करे, एक नंबर भी ऊपर ना ले, लेकिन वो पास कर ले। और अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिसकी माशाल्लाह पहले से तैयारी काफी अच्छी है, तो हो सकता है वो भी कुछ ऐसी चीजें सीख के चला जाए कि जो सर्टिफिकेट बाद में जाके अचीव कर ले। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हमारी ही टीम मेंबर हैं जो अभी मेरे साथ करंटली सीजीपीएल का वेबिनार दे रही हैं, जिन्होंने यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ही वेबिनार लिया था, और शी गॉट गोल्ड मेडल इन सीजीपीएल, एंड नाउ शी आल्सो गॉट गोल्ड मेडल अनदर इन टैक्सेशन। तो ये आप लोगों को काफी चीजें जो है वो फायदा भी देती हैं। आज का जो हमारा डे 1 होगा, इसमें मैं आप लोगों को जेनेरिक गाइडेंस दूंगा कि आप लोगों ने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, पेपर का मेथड क्या होता है, पेपर आता किस तरह का है, किस नेचर का होता है, टाइम को किस तरह टैकल करना है, क्वेश्चंस को किस तरह टैकल करना है। ये सारी चीजें बताने के बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आज आप लोगों को करवा दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कल करवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट होंगे रिगार्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा आज के सेशन में हम एक काम और फर्दर करेंगे, और वो काम हमारा ये होगा कि मेरा जो फर्स्ट पहले से 20-25 मिनट कह लें या 10-15 मिनट कह लें, ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है, वो टाइम मैं आप लोगों के लिए रखता हूँ कि मैं माइक अपना म्यूट कर देता हूँ, और मैं स्टूडेंट्स को अलाउ करता हूँ कि जी अब आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं और बताएं आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चंस हैं। लेट्स सपोज किसी की अटेम्प्ट लग गई है, वो गाइडेंस लेना चाह रहा है, कोई फर्स्ट टाइम पेपर में अपीयर होना चाह रहा है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एफसीएम एग्जाम या एफसीएम सब्जेक्ट आप लोग पूछ सकते हैं। जब आप लोगों के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, मैं उनको आंसर दे दूंगा। अव्वल तो वो जो गाइडेंस देनी है मैंने, वो आपके क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट 70 to 80% कंप्लीट हो जाएगी। बाकी जो कुछ चीजें बच जाएंगी मैं वो गाइड करूंगा, और देन हम अपने क्वेश्चन करने की तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया आज हम मतलब किस तरह लेके चलेंगे। अब आप लोगों ने हेजिटेट नहीं करना कि यार हम माइक ओपन करेंगे तो पता नहीं आगे कोई जिन या भूत बैठा हुआ है और वो हमें खा ना जाए। सो हेजिटेट नहीं करना, आप लोग एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का पार्ट हैं, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आप सिर्फ नॉट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आप किसी भी क्वालिफिकेशन का पार्ट बन जाए। अगर आप लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल है ना, तो फिर चाहे आपका नॉलेज 30 to 40% है, अगर आप उसको अच्छे से कन्वे कर पाते हैं ना, सो यू आर बेस्ट इन योर फील्ड। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज किसी चीज का 100% है और आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी बंदा ये नहीं कह सकेगा कि यार ये बंदा बहुत लायक है, ये काबिल है। क्यों? क्योंकि आप उसको साबित ही नहीं कर पा रहे कि मेरे पास इतना नॉलेज है। सो ये बताने का मकसद था कि हेजिटेट नहीं करना, किसी का कोई भी सवाल है अब आप लोग मुझसे पूछें, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, और देन फिर इंशाल्लाह हम अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। जी एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एग्जाम या प्रिपरेशन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में नो करके टाइप कर दें, ताकि मुझे पता हो मुझे आगे फॉरवर्ड मूव करना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा ये क्वेश्चन है कि एफसीएम की जो थ्योरी है वो कहाँ से हम कर सकते हैं इजीली। ठीक है, मैं आप लोगों सबके क्वेश्चंस को ना इकट्ठे एड्रेस करता हूँ। मैं एक दफा कमेंट सेक्शन देख लूँ कि और भी कोई बंदा अगर सवाल पूछना चाहे तो वो पूछ ले। ये स्टूडेंट्स, अच्छा जहां तक मुझे लग रहा है आप लोग अभी यही वेट कर रहे हैं कि मैं बोलूं और आप लोगों को बता दूं, और आप लोग हेलो सुनना हेलो, चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्यूज मी, मुझे ये पूछना है कि जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है वो हम कैसे करें, मतलब पेपर पे ही कर लें या फिर एक्सेल के थ्रू करनी है। मुझे इसमें वो इशू हो रहा है कि कैसे करनी है। ठीक है,
सर अक्सर जो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना और जो पेपर में आते हैं तो उसका पैटर्न थोड़ा मुख्तलिफ होता है पेपर से, जी तो जी वो ऐसा ही है। क्या करे सर? ठीक है, मैंने आप लोगों के मोस्टली क्वेश्चंस को देख रहा हूँ। मैं सब क्वेश्चन को ना अभी एड्रेस करता हूँ बारी बारी। ठीक है शाहजेब, मैं ये भी बता देता हूँ। अच्छा जी, अब आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस टाइप करते रहिएगा। काफी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं जिनको मैं एड्रेस करूंगा, अगर फर्दर भी हुए तो मैं उनको भी रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा जी, फर्स्ट स्टूडेंट, आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो यही हैं कि जो मुझे खुद भी बताने थे, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। हम ये तस्वुर करेंगे कि अभी इस क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब ने सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स लिए हुए हैं। ठीक है, अभी उन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं की हुई। मतलब एक दफा पेंसिल उठा के भी नहीं देखी कि चले हम रजिस्टर ओपन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप सब लोग यही तस्वुर करेंगे हम लोग ने अभी तक प्रैक्टिस की ही नहीं है, और आज से अगर हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो हम क्या तरीका अपनाएंगे। कोई बच्चा काइंडली कंफर्म कर सकता है कि एफसीएमए का पेपर किस डेट को है, ताकि मैं आपको फिर सही से बता सकूं। ठीक है, 20 को। ओके ओके। अच्छा, अगर 20 को एफसीएमए का पेपर है और आप ये देखें कि आप आज का भी दिन निकाल दें, कल का भी दिन निकाल दें, पीछे फिर भी आप लोगों के पास कितने दिन बचते हैं? 15 डेज बचते हैं, क्योंकि 20 को तो आपका पेपर है। सो मैं अब आप लोगों को उस तरीके से बताऊंगा कि अगर कोई ऐसा बंदा कि जिसने सिर्फ अभी लेक्चर्स लिए हों, वो भी 15 दिन के अंदर बड़े आसानी के साथ, और मतलब कोई ये नहीं कि अब मारो मारी करनी पड़ेगी और रातों को जाग जाग के बड़े रजिस्टर भरे हैं, नहीं, बड़े सिंपल तरीके के साथ आप अपना पेपर पास कर सकते हैं। अब वो क्या होगा? वो ये होगा कि अगर आप लोगों ने लेक्चर्स ले लिए हुए, अब बुक सबसे पहले आती है कि अब कुछ बच्चों ने कहा ना कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेपर के पैटर्न को डिस्कस करते हैं। पेपर में आपके 30 एमसीक्यूज होंगे, 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू होगा, टोटल 60 मार्क्स के एमसीक्यूज आ जाएंगे। 10-10 नंबर के 3 न्यूमेरिक डिस्क्रिप्टिव होंगे आपके, जिसको एमटीक्यूज बोलते हैं, और फिर 5-5 नंबर के आपके थ्योरी वाले पोर्शन में 2 सवाल आएंगे। तो टोटल आपके 100 मार्क्स बनते हैं, मतलब 50 नंबर आपने लेने हैं। अगर आप ये देखें 50 नंबर लेने हैं, मतलब क्या कि आपके पास 50 गलतियां करने का मार्जिन अवेलेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आपने 50 गलतियां करनी ही करनी है, मैं एक आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ कि 50 नंबर लेने हैं तो मतलब 50 गलतियां करने का भी मार्जिन है। मतलब इतनी आप लोगों के पास रिलैक्सेशन है कि आप 50 गलतियां भी करें तो तब भी आप पास हो सकते हैं। सो अब आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले ना, आप लोगों की जो बेस बनेगी ना, ये मैं आपको थ्रू आउट द जर्नी के लिए बता रहा हूँ कि आप लोगों ने कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने कॉन्सेप्ट को कोशिश करनी है कि 70 to 80% अपने कॉन्सेप्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लें। जिस बंदे को लेक्चर्स के अंदर कॉन्सेप्ट समझ आ गए ना, उसके लिए फिर उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना मुश्किल ही नहीं है। अब जी लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हैं, नहीं भी क्लियर तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम वो भी डिसाइड करते हैं। आप लोगों ने चुप करके ACCA F2 का प्लान स्टडी टेक्स्ट ओपन करना है। मैं अब ये नहीं बताऊंगा कि अच्छा जी सीमा कर लें, जामिया कर लें। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं वो रेकमेंड नहीं कर रहा तो वो बुक्स अच्छी नहीं है। नो डाउट वो बुक्स अच्छी होंगी, लेकिन हर एक टीचर का, हर एक मेंटोर का अपना अपना मतलब माइंड सेट होता है, और उसको अपनी एक बुक होती है कि यार ये बुक अच्छी है। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ACCA F2 की बुक बहुत अच्छी है, मैं वही रिकमेंड करता आ रहा हूँ पिछले 2-2.5 साल से, जब से मैंने FCMA का सेशन देना स्टार्ट किया है। तो ACCA F2 की बुक ओपन करें, आप अपना ICMA का सिलेबस मैच करें। कोई इतना बड़ा मतलब सिलेबस में डिफरेंस भी नहीं है, तकरीबन सेम सेम सिलेबस ही है। तो आप लोगों ने करना क्या है, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन भी शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वो भी मिल जाएगा सिलेबस के अंदर कि हमारे ACCA के अंदर से चैप्टर्स करने वाले कौन कौन से हैं। ये भी अभी जी। अब मुझे ये बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो रही है, आप लोगों को शो हो रही है? ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर ना हम लोग ACCA के अंदर आ गए हैं, तो अब हमने देखना है कि हमारा सिलेबस क्या क्या है। अब इस सिलेबस में अगर आप लोग देखें तो अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, सोर्स ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन, ये आई थिंक आप लोगों के सिलेबस में से अब ICMA वालों ने निकाल दिए हैं, अगर हैं तो। ये वो 3 पोर्शन है जिसमें से थ्योरी के सवाल होते हैं, और वो भी आप कह लें कि इन 3 चैप्टर से ना
कोई मैक्सिमम आपका 5 या 7 नंबर या 10 नंबर का पेपर आएगा। 10 नंबर का भी आए तो वो बहुत ज्यादा है, अव्वल तो नहीं आता। असल गेम आपकी स्टार्ट होती है कॉस्ट क्लासिफिकेशन से। कॉस्ट क्लासिफिकेशन एक चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल 2 चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर लेबर 3 चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स 4, एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल 5, जॉब बैच 6, उसके अलावा सर्विस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, इसके अलावा आप लोग ये बाकी 3 अल्टरनेटिव, स्टैटिस्टिकल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग ये छोड़ दें। इसके बाद आप लोगों का आ गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लिया। इसके बाद आप नीचे देखें अगर आपके पास कौन सा चैप्टर बच रहा है जी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक, परफॉर्मेंस ये वो सारा नीचे से आप छोड़ दें, ये सिलेबस का पार्ट बनता ही नहीं है आईसीएमए के। अब बारी आती है कि इन चैप्टर्स को क्या करना है और प्रिपेयर कैसे करना है। इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए बड़ी ही सिंपल सी टेक्निक है कि आपने सबसे पहले इस हर चैप्टर को ओपन करना है, उसकी थ्योरी पढ़नी है। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के थोड़े बहुत गैप रह गया है लेक्चर्स में, वो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे जब आप लोग आएंगे इसकी तरफ, इसकी थ्योरी पढ़ने की तरफ आएंगे। अब थ्योरी आप लोगों ने पढ़ ली, थ्योरी से ये होगा कि काफी सारी चीजें जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी कि हाँ यार मैंने लेक्चर में ये बात पढ़ी थी, अच्छा ये इस तरह कवर होती है, ये इस तरह कवर होती है, वो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब आप हर टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट करते जाएंगे ना, उसी टॉपिक के एंड के ऊपर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स होंगी। आपने वो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स करनी है, वो आपके कॉन्सेप्ट को मजीद इन्हांस करेंगी। ठीक है, इस तरह करते करते आपने हर चैप्टर को फिनिश करना है। चैप्टर के एंड के ऊपर वो जो है ना टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के साथ एक और भी है इलस्ट्रेशंस, वो भी आएंगी, आप लोगों ने वो भी करनी है। ठीक हो गया। ये करते करते आपने अपना पूरा सिलेबस करना है। अब मैंने देखे आप लोगों के सामने चैप्टर गिने हैं, कोई हार्डली 9 चैप्टर बन रहे हैं आप लोगों के। सो देखें अगर एक बच्चा दिन के अंदर एक चैप्टर भी कर ले तो फिर आपके पास टाइम कितना बचता है, फिर भी आप लोगों के पास तकरीबन जो है ना वो 6 दिन बच जाते हैं। मतलब एक दफा रिवीजन, एक दफा आप लोग प्रैक्टिस कर लें, फिर भी आप लोगों के पास 6 दिन बच गए। 6 दिन बचेंगे, उनमें आप क्या करेंगे? उनमें फिर आप ये कोशिश करें कि आप देखें कि मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी उस प्रैक्टिस के दौरान मेरे कौन से एरियाज थे जो वीक रह गए हैं। अब आप उनको कवर कर लें, उनकी एक दफा दोबारा थ्योरी पढ़ लें या न्यूमेरिक क्वेश्चन करने हैं तो वो कर लें। ये कवर कर लिया। आखिरी 2 दिन आप लोगों ने बचाने हैं जो हमने क्वेश्चंस आज और कल करने हैं ना, उन क्वेश्चंस के लिए। क्यों? क्योंकि मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जो हम आप लोगों को पता है ना कि इम्तियासल की फाइल है उसमें से पेपर आ जाता है 30 नंबर का, ये वो आप लोग उस पर रिलाय ना करें। वो आप एक एडिशनल के तौर के ऊपर अपने पास रख लें, लेकिन उसको मेन सोर्स ना बनाएं पेपर पास करने का। क्योंकि आप लोगों को नहीं पता, ना मुझे पता है कि यार इस दफा एग्जाम में वो क्वेश्चन आने हैं या नहीं आने। आप लोग उन क्वेश्चंस के ऊपर रिलाय करके जाएं और एग्जामिनर ने आगे से डाटा बैंक चेंज कर दिया हो, वहां पे वो सवाल आए नहीं, फिर जब आप देखेंगे तो आप लोग एक दफा प्रेशर नहीं टैकल कर पाएंगे, यो हो ये तो सवाल ही नहीं है, अब तो मेरा पेपर फेल है। तो ये सारी चीजें आपके माइंड पे आएंगी और आपका पेपर हो जाएगा फेल। सो लिहाजा आप लोग अब एक समझे कि जंग पे जा रहे हैं तो जंग पे जाने के लिए तैयारी पूरी करके जाए ना। आप लोग समझ रहे हो कि आगे वाले बंदे के पास भी तलवार है और मेरे पास भी तलवार है, तो चलो जी चलते हैं। आप तलवार लेके जा रहे हैं और वो टैंक पे आ गया, तो आप तो फिर जाम शहादत नोश करेंगे, आप गाजी नहीं बन के आने वाले। सो अपनी प्रिपरेशन हर लिहाज से आपने अपनी पूरी करके जानी है। जब आप इस तरह इस मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, 90% इस मतलब 44 के स्ट्रेंथ में से बच्चे पास होंगे ही होंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, नहीं होगा ऐसा कि कोई बच्चा ना पास हो। अच्छा जी, अब वो आखिरी 2 दिन बचते हैं, उसमें आपने क्या करना है? उसमें आपने ये करना है कि आपने जो बाकी की 2 वो फाइल, मतलब एक फाइल है ना, आपने वो कर लेनी है। ये तो मैंने अब आप लोगों को बता दिया था कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। नेक्स्ट अब आप देखें कि पेपर किस तरह का आता है। पेपर में आप लोगों के जो 30 MCQs है ना, वो तकरीबन मोस्टली अभी तक मतलब मैंने 2-2.5 साल हो गए हैं देख रहा हूँ FCMA के पेपर को, वो तकरीबन 25 में से ना 25 MCQs थ्योरी के पूछता है और कोई 5-6 MCQs जो है ना वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के पूछता है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप लोग देखें, एक बच्चा है ना, वो फार्मूला तो EOQ का याद कर लेगा, ठीक है, कि EOQ कैसे फाइंड करते हैं, ये फार्मूला, ये वैल्यूज लिखो, चलो जी। लेकिन एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा,
और कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है थ्योरी के थ्रू। ठीक है, अब जैसे मैथ के अंदर फार्मूला 1+1 = 2। अब अगर मैं एक बंदे से पूछूं कि ये 1+1 है क्या, तो वो कहेगा 1+1 है। मतलब वो ये नहीं बताएगा कि हम एक के अंदर एक जमा कर रहे हैं, उसको बेस नहीं पता होगी। सो लिहाजा जहां तक मेरा माइंड काम करता है वो यही है कि अभी तक एमसीक्यूज के अंदर थ्योरी टेस्ट इस वजह से हो रही है कि वो बंदे का जो है वो नॉलेज चेक करता है कि इसके पास कितना नॉलेज है और इसने कितनी जो है ना वो चीजों को अंडरस्टैंड किया हुआ है। सो दैट आपने अपनी थ्योरी पे ग्रिप अच्छी बनानी है। आप यहाँ से देखें, अगर जिस बंदे ने वो 25 एमसीक्यूज थ्योरी के ठीक कर लिए हो, लेट्स सपोज न्यूमेरिकल पोर्शन उसका वीक भी है, तो 25 के 25 ठीक, तो 50 नंबर तो भाई आप यहाँ से ले गए। पीछे रह गए 30 नंबर के एमटीक्यूज, अगर वो भी तीनों ठीक हुए तो 80 नंबर। मतलब आप इजीली एफसीएम में वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं कहता हूँ बंदा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट ले लेता है, बड़े भाग के ले लेता है, अगर 3 दे रहे हो। नहीं तो 1 दे रहे हो तो हाई अचीवर सोच के जाओ कि यार मैंने जस्ट 50 नंबर लेने हैं, 50 भी आ गए तो बड़े हैं, पास ही करना है ना। क्यों पास करना है यार, जब एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको अच्छे नंबर्स लेने से पास करने की, तो आपको अवेल करनी चाहिए। अच्छा जी, अब मैंने आप लोगों को बताया कि थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कितनी चेक होती है, पोर्शन ये भी बता दिया। अब बारी आती है, अगर आप कहते हैं कि जी लेट्स सपोज दी एग्जामिनर ने डाटा बैंक चेंज कर दिया और उसने न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए, तो फिर तो हम फंस जाएंगे, हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों को सबसे पहले तरीका बताया है कि जब आप उस चैप्टर की टॉपिक की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी के साथ साथ आप लोग टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग और इलस्ट्रेशंस भी कर रहे हैं। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग और इलस्ट्रेशंस करने का मकसद क्या था, वो यही तो था कि अगर वो एमसीक्यूज न्यूमेरिकल पूछे तो हमें न्यूमेरिकल भी आते होंगे। इस तरह करके आपका एमसीक्यूज का पोर्शन क्लियर हो गया। न्यूमेरिक क्वेश्चन के ऊपर आए, तो न्यूमेरिक के ऊपर मैंने आपको बताया कि अभी तक तो आप लोगों की किस्मत चल रही है, जब से मैंने पेपर दिया तब से लेके अब तक वो कोई 20 से सवाल हैं, उनमें से सवाल रिपीट हो जाते हैं। तो वो इसलिए मैंने रखा है कि वो लास्ट 2 डेज आप लोग उनके लिए रख लीजिएगा। और अगर लेट्स सपोज डाटा बैंक चेंज भी हो जाता है तो बात वहीं आ जाती है कि मैंने आप लोगों को इतना गाइड कर दिया कि अगर आप उस चीज़ों के ऊपर अपने आप को इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो फिर भी आप लोग पेपर पास कर सकते हैं। आप लोग उन 20 सवालों पर रिलाई करके ना जाएं। अच्छा, अब बारी आती है कि कुछ स्टूडेंट्स के, मैं लेट्स वो 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ लूँ। मैंने आपसे पूछना था कि मैंने ओल्ड स्कीम में इनरोलमेंट करवाई हुई है, अब मैं अक्टूबर अटेंडम पेपर दूं न्यू स्कीम के मुताबिक, तो मुझे सिंगल फी के साथ पेपर देना होगा या डबल के साथ। यार एफसीएम में वो सब्जेक्ट है जो आई थिंक सो अभी तक चेंज नहीं हुआ, मतलब निकला नहीं है। तो जो डबल वाला क्राइटेरिया जहां तक मुझे लगता है वो ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर फॉल करता है जो पेपर से मतलब स्कीम से एक्सक्लूड हो चुके हुए हैं। ठीक है, बाकी आपको आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो सही तरह से कंफर्म कर देता है। जी मैं ग्रुप जो है उसके अंदर बुक सेंड कर दूंगा। जी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग अगर हो रही है तो रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा सर चैप्टर रिपीट कर दें। चैप्टर देखें आप लोगों के पास स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, मैं दोबारा से आप लोगों को एक दफा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा कोशिश किया करें पहली दफा ना सही से सुन लिया करें, उसका फायदा ये होता है कि बाकी बच्चों का भी टाइम जाया नहीं होता। पहले जो 3 चैप्टर हैं वो तकरीबन आप लोगों के 10 नंबर के आएंगे, वो कोई इतने खास नहीं है। लेट्स सपोज आप समझें जी पहले 3 चैप्टर हैं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग जब डाटा बैंक चेंज हुआ है तो उसमें ये 3 है या नहीं। आप समझे कि 3 है, पहले 3 से लेके आप लोग 10वें चैप्टर तक चले जाएं, सर्विस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग तक। फिर इसके बाद आप सारे चैप्टर्स छोड़ देंगे और एक लास्ट 15वां चैप्टर करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब देखें टोटल मैंने आपको 11 चैप्टर बताए, इन 11 में से भी अगर आप पहले 3 निकालें तो टोटल 8 चैप्टर बचते हैं। अच्छा, फिर एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर एक्सेल शीट पे होगा, सर चैप्टर नेम रिपीट कर दें, सीसीए बुक F2 कौन से चैप्टर। जी नेम मैंने रिपीट कर दिए हैं। अच्छा एक्सेल देखें, आप लोगों में से अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जिन्होंने एफएफए का पेपर दिया हुआ है तो उनको आइडिया होगा कि एफएफए के पेपर के अंदर फॉर्मेट आता है, आप लोगों ने जस्ट एंट्रीज और वैल्यूज सिलेक्ट करनी है और उसमें लिखते जाना, कोई मतलब खुद टाइप नहीं करना। सो एक्सेल जो है ना वो आपका ML1 से FACR के पेपर से आई थिंक इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और क्योंकि पहले FACR ML2 में होता था तो वहां पे एक्सेल भी आप करना चाहें तो कर सकते थे, अदरवाइज ब्लैंक शीट दे दी जाती थी, ब्लैंक शीट में भी कर सकते थे। सो लिहाजा ML2 तक आपको या अगर कोई सॉरी OL2 तक या ML1 का भी कोई बच्चा है तो उसको भी एक्सेल की अभी कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ एक्सेल आना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने अगर जॉब में जाना है तो वहाँ पे ये बहुत फायदा देता है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह कोर्स स्टार्ट हो रहा है और सर्टिफिकेट भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जैसा कि अभी टैक्स का हुआ तो उसका भी सर्टिफिकेट्स वगैरह
हम लोगों ने प्रिंट करवाने भेजे हुए हैं, वो जैसे ही आएंगे इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को देंगे। अच्छा, अब बारी आ रही थी, मैंने आप लोगों को लेक्चर्स का बता दिया, प्रिपरेशन का बता दिया, पेपर किस तरह का आएगा ये भी बता दिया। अब मैंने आपको बताना है कि पेपर में हमने टाइम किस तरह से मैनेज करना है और क्वेश्चंस को किस तरह मैनेज करना है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक पहला एमसीक्यूज खोला, उन बेचारों की किस्मत माड़ी निकली, वो पहले एमसीक्यूज ही कोई इस तरह का आ गया ना कि उन्होंने 15 मिनट वहीं लगा देना कि यार इसका आंसर ए है, बी है, क्या है, बिस्मिल्लाह पढ़ूं, दुरूद शरीफ पढ़ूं, क्या करूंगा। ये काम नहीं करना। पहला एमसीक्यूज खोला, आता है कंफर्म आंसर तो ठीक है, नहीं आता तो आगे चले जाओ, दूसरा खोल लो, तीसरा, इस तरह करके आपने एक दफा सारे एमसीक्यूज को गो थ्रू करना है। वो इसलिए करना है कि आप लोगों को कंफर्म पता चल जाएगा कि मेरे 100% वाले एमसीक्यूज कितने ठीक हैं। चाहे 5 ठीक हो, 10 ठीक हो, जो पहली दफा टिक करने पे है ना, वो आपको पता लग जाएगा कि यार ये तो 100% ठीक ही ठीक है। ठीक है, फिर दूसरी गो में आना है जिनके ऊपर आपको डाउट था। अब आप कहेंगे अच्छा इसको 1-2 मिनट सोचूंगा, हाँ पढ़ा तो था, सर ने भी लेक्चर में ये बताया था, अच्छा इसका ऑप्शन ये हो सकता है, 90%, चलो जी ये टिक कर दिया। फिर एक दफा यूं सर्कल दोबारा से चलाएं। फिर इस तरह करते करते लास्ट में आपके पास एमसीक्यूज वो बच जाएंगे जिसके अंदर आपको अब अक्कड़ बक्कड़ी करना पड़ेगा, आपको आंसर नहीं आता होगा। ठीक है, तो वो अब आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करना चाहें तो लास्ट पे कर लें, या एमसीक्यूज एक दफा आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल खत्म करके फिर आगे जाऊं, तो आप पहले उनको तुक्का मार लें। फिर आ जाए एमटीक्यूज की तरफ। एमटीक्यूज भी 3 होंगे, उन तीनों में से पहले वो देखना है जो आपको सबसे ज्यादा आता है। ये नहीं करना कि भाई जो सबसे औखा है ना पहले उसको पकड़ के बैठ जाओ। जो सबसे आपको आसान, मतलब जो आप इजीली कर सकते हैं ना अटेम्प्ट, जो आपको लगता है कि यार ये तो मैंने 1 सेकंड के अंदर कर लेना है, सबसे पहले आप लोगों ने वो करना है। अच्छा, अब कुछ बच्चे इसमें पता क्या करते हैं, पेपर दे के बाहर आएंगे, बोलेंगे यार ये वाला सवाल आया था, मुझे इतना अच्छा आता था कि मैंने पूरा आधा घंटा लगा दिया उस सवाल को सॉल्व करने में। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक सवाल आपको इतना ही अच्छा आता था तो उसके ऊपर आधा घंटा क्यों लगा, जबकि अगर इतना अच्छा आता है तो वो तो 10-15 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए था। सो लिहाजा आप लोगों ने इस तरह वाले अच्छे सवाल को छोड़ देना है कि जिसके बारे में आप बाहर आके कह रहे हो कि मैंने पूरा आधे घंटे में सॉल्व किया, इतना अच्छा किया। पहले सवाल वो वाला करना है जो आपको लगता हो कि बस ये तो ठक्कर ऐसे ऐसे करके एंट्रियां लगानी है और ये सवाल मुझे आता है, मैं कर लूंगा। फिर उसके बाद वो करें कि जिसके ऊपर आप थोड़ी सी प्लस माइनस दोबारा भी रिकैलकुलेट करें तो कर लें। तीसरा सवाल अगर ऐसा है कि जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता, फिर एक दफा उसको छोड़ दो, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पे आ जाओ। डिस्क्रिप्टिव में दोनों में से जो पहले आता है अच्छे से लिख सकते हो उसको लिखो, फिर दूसरा अगर थोड़ा टफ लगता है फिर उसको लिखो। हाँ, डिस्क्रिप्टिव में एक टेक्निक का लाजमी ख्याल रखना है, ये नहीं लिखना कि उसने पूछा है व्हाट इज योर नेम तो आप बोल दो माय नेम इज जुबैर, माय फादर नेम इज ये दिस, माय मदर नेम इज दैट, माय ब्रदर इज दिस एंड माय सिस्टर इज। पूरे खानदान का शजरा नसब बताना शुरू नहीं कर देना। जितना उसने पूछा है अगर वो आप 2 लाइनों में बता सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो 5 लाइनों में बताने वाला है तो 5 में बताएं। मैंने ये पेपर में देखा है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी भी अभी तक अटेम्प्ट्स तो लगी हुई है ना, तो मैंने कुछ पेपर में देखा है जिनमें मेरी अटेम्प्ट लगी हुई है और मैंने सवाल आके बाहर देखा, जब रिजल्ट आया मैं उसमें फेल था, मैंने क्वेश्चन वाइज पेपर जाके देखा, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि जिनका मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट 2 से 3 लाइनों में भी जवाब लिखा है ना, उसके अंदर मुझे 4 नंबर भी मिले हुए हैं। तो 4 नंबर मिले हुए हैं तो इसका मतलब ये था कि मैंने टू द पॉइंट लिखा है। और कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे इस तरह भी थे कि मैंने उसके अंदर पूरा पूरा पैराग्राफ छापा हुआ है लेकिन उसके अंदर 1 या 0 मार्क्स मिले हुए हैं। सो दैट ये वो मैट्रिक एफएससी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आके फ्लॉप हो जाता है कि आप कहें कि शीटा भरनिया ने जी बस एग्जामिनर नंबर दे ही देगा, तो वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है ना आके फेल हो जाता है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपने जो उसने पूछा है बस वो लिखना है, सवाल गंदम और जवाब चना वाली बात नहीं करनी। अच्छा, फिर हमारा एक एमटीक्यूज रह गया था। अब उस एमटीक्यूज की तरफ आ जाएं, उसको थोड़ा सा हाथ पल्ला मारें, कोई दरूद शरीफ पढ़ें, अगर आपको दोबारा से कॉन्सेप्ट रिवाइज होता है उसको कर लें, नहीं होता तो बस फिर छोड़ दें। अब क्या ही हो सकता है, अगर कोई गैबी इमदाद मिल जाए तो आप गैबी इमदाद का सहारा लेते हुए अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं रेकमेंड नहीं कर रहा कि गैबी इमदाद ढूंढने बैठ जाएं, क्योंकि एक अनएथिकल बात है। जाहिर सी बात है, एक बंदे ने, आप अनएथिकल बात ही होगी ना कि एक बच्चा जो है वो अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ गया हुआ है और आप उसका बैठ के डाटा चोरी कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आपको पहले से प्रिपरेशन खुद की करके जानी चाहिए थी, चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। बाकी अगर आप करना भी चाहें तो वो अब आपके अपने जमीर पे है, मैं उस पर कुछ नहीं राय कायम कर सकता। अच्छा, अब हमने पेपर पैटर्न को भी डिस्कस कर लिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि पेपर किस नेचर का आएगा, कैसे अटेम्प्ट करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। एक चीज और, पेपर के अंदर ना कूल एंड काम रहना है।
वहां पे जाके हड़बड़ी नहीं मचा देनी कि एग्जामिनर जो है वो अब आपके सर के ऊपर पिस्टल लेके खड़ा हुआ है और उसने कहा है कि ये सॉल्व कर, नहीं किया तो बस तेरी जो है ना आज यहाँ पे मौत है। नहीं आता कोई मसला नहीं है, अगले को सॉल्व कर लो। क्योंकि पेपर में आप लोगों से ब्लेंडर ही हमेशा वहां होना शुरू होते हैं आप लोगों मतलब अब ये बच्चे वो हैं कि जो पता है कि आप लोग बाहर आके समटाइम हम ये बात करते हैं कि यार सवाल आता था लेकिन पता नहीं क्या वो एकदम से भूल गया। वो सवाल भूला इस वजह से क्योंकि आपने बाकी पीछे वाला पेपर को अपने माइंड पे सवार कर लिया, आपने पहले उन चीजों को सॉल्व करना शुरू कर दिया जो नहीं आती थी। उन्होंने आपके माइंड में इतना कोई प्रेशर और स्ट्रेस क्रिएट किया कि जो आपको आता था वो भी भूल गया। सो लिहाजा परेशान नहीं होना, ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट लग जाएगी। अव्वल तो अटेम्प्ट लगेगी नहीं, चल आप लोग पास हो गए, लग भी गई तो क्या हो जाएगा यार, एक अल्टर मंथ के बाद अटेम्प्ट आ जाती है, दोबारा पेपर हो जाएगा। अपने माइंड के ऊपर टेंशन लेने से मतलब सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा ना। तो जितना आप वहां पे कूल एंड काम रहेंगे उतना ज्यादा आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो अब मैंने अपनी जो जितनी भी आप लोगों को गाइडेंस देनी थी वो तकरीबन काफी मैंने आप लोगों को तकरीबन आप कह सकते हैं कि 40 मिनट्स और 30 मिनट्स लगा के प्रोवाइड कर दिया। सर जैसे सीए में एक लॉन्ग क्वेश्चन में हर एक स्टेप के मार्क्स होते हैं, क्या यहाँ भी एक स्टेप के मार्क्स होते हैं, वर्किंग के भी अलग से मार्क्स होते हैं क्या? अच्छा वर्किंग यहाँ पे मतलब कंसीडर नहीं होती है, आप एफसीएमए के अंदर तो मतलब पूरी चीजें पॉइंट आपने लिखनी है, फॉर्मेट है, फॉर्मेट में वैल्यूज लिखते जाना है। बाकी रही बात स्टेप्स की तो हाँ, अभी तक ऑपरेशनल लेवल तक तो स्टेप्स के नंबर मैंने सुने हैं, आगे अब पता नहीं क्या सीन है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो मेरा पेपर पास हुआ है उसका तो पता नहीं है, जो फेल हुआ है उसमें या तो नंबर 4 आए हैं या 0 आया है। अब वो मेरी दफा पता नहीं स्टेप्स के मार्क्स क्यों नहीं देता, ये अब मुझे कभी कोई एग्जामिनर मिलेगा तो उससे पूछ के बताऊंगा। अदरवाइज आईसीएम में क्लेम यही करता है कि स्टेप्स के मार्क्स भी होते हैं। अच्छा अब मैंने आप लोगों को जेनेरिक गाइडेंस दे दी है, किसी का कोई सवाल है, कोई बात पूछना चाहता है कि हमें ये बात नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ लें, मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकता हूँ, ताकि फिर हम इसके बाद फिर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। सर ये जो एमटीक्यू सॉल्व करने का मेथड है ये जी जी। मुख्तलिफ आते हैं। हमारे हमारे एक दोस्त ने कहा था जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ना और जो पेपर में आए थे तो उनका पैटर्न मुख्तलिफ था, तो उस यार हवाले उसमें से। उसमें देखें आपका नेम आफरीदी, उसमें ये सीन है कि अब ऑब्वियसली एक चीज आप रजिस्टर पे टाइप कर रहे हैं और एक चीज आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में टाइप कर रहे हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। लेकिन ये कोई इतना बड़ा गैप नहीं है कि आप कहें कि यार ये तो अब मैं पता नहीं वहां जाके क्या ही करूंगा। इस चीज का ना सिंपल तरीका है, आप ये करें कि आप जाके ना आईसीएमए के पोर्टल पे अपना मॉक ओपन करें। मॉक अटेम्प्ट करेंगे ना आप सिस्टम फ्रेंडली हो जाएंगे, यूजर फ्रेंडली हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि मैंने पेपर में किस तरह सवाल करना है। सो मैं लाजमी रेकमेंड करूंगा कि आप लोग मॉक अटेम्प्ट कीजिएगा। और रही बात मॉक अटेम्प्ट करने मतलब आप चाहते हैं कि मैं देखूं कि मैंने मॉक अटेम्प्ट करना है, मैंने किस तरह से सही एंट्रीज करनी है, तो अब आप लोग सीपीआर आप तकरीबन सब बच्चों ने एक आधी दफा तो प्रैक्टिस की होगी। मैंने एक सीपीआर की वीडियो बना के मॉक की ही यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है हमारे जूनियर प्रोफेशनल के, आप वो जाइएगा विजिट कीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर को जो है ना वो किस तरह अटेम्प्ट करना है, तो ये इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा चैनल का, सो आप लोग उसको जाके वीडियो को देखिएगा, और अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एप्रिसिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो अच्छी बात होगी। अच्छा आगे एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर आप बता रहे हैं आपको 4 मार्क्स भी मिले हुए हैं क्वेश्चन में, कल एक सेशन हुआ था ईएम का, वहां मैम बता रही थी क्या 2 या 3 से ज्यादा मार्क्स आईसीएमए वाले नहीं देते? सर मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। एमसीक्यूज में थ्योरी की कितनी परसेंटेज बताई आपने, कितने एमसीक्यू थ्योरी कहते हैं? अभी तक तो यार जो मतलब बैकग्राउंड देखा जा रहा है, हिस्ट्री देखी जा रही है, वो तो 25 एमसीक्यूज तकरीबन थ्योरी के ही आ रहे हैं। अच्छा जो ईएम की मिस बता रही थी जी, मिस अलिशबा थी, मैंने आपको बताया कि 2 से 3 भी मिलते हैं और 4 भी मिलते हैं। ये मतलब नहीं है कि आप इसी में 4 देगा ही नहीं, देता है 4 मार्क्स भी। अगर कोई बंदा कहे ना कि नहीं मिलते ही नहीं है तो ये गलत बात है। मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल बैठा हूँ लाइव,
कि मेरे 4 नंबर भी आए हुए हैं, 2-3 भी आ जाते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि उस क्वेश्चन के अंदर रेलिवेंसी कितनी है, आंसर की आपने कितनी चीज क्या रेलिवेंट लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट 25 एमसीक्यू थ्योरी से आते हैं। लेक्चर किसके फॉर अक्टूबर अटेम्प्ट? सर अयाज मुस्तफ़ा, ऑल द टाइम बेस्ट। वो मेरे मेंटोर भी हैं, करेंटली भी मैंने एफसीए में उनसे पढ़ा है। इवन मुझे अभी भी अपनी करियर में या कभी भी उनसे कोई मतलब मुझे कोई इशू हो या कुछ डिस्कस करना हो तो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ। ही इज माई फेवरेट टीचर इन द जर्नी ऑफ आईसीएमए। अच्छा, अब आप लोगों के सवालात तकरीबन ख़त्म हो चुके हुए हैं। अब मैं क्वेश्चंस ओपन करता हूं और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक बात, ACCF2 320 पेजेस वाली फाइल PDF FCMA के लिए नहीं नहीं, वो 320 पेजेस जो है ना वो आई थिंक किट है। मैं स्टडी टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। स्टडी टेक्स्ट वाली तो आई थिंक 700 पेजेस की होगी। सर CPR लेबर वेरिएंस जॉब मटेरियल जरूरी है या बैच ऑर्डर भी जरूरी है? क्या हाई लो मेथड भी आता है? अच्छा, ये CPR लेबर वेरिएंस जॉब मटेरियल जरूरी है, बैच भी जरूरी है, हाई लो मेथड। अच्छा, ये जो हाई लो मेथड और ये जो सारे मेथड है ना, ये कोई सीन नहीं है। वहां जो सिंपल मेथड आप लोगों को यार साहब ने पहला बताया था ना, वहां पे वही आएगा, वहां ये चीजें नहीं होगी। G4 भी देते हैं। मेरा पिछली अटेम्प्ट में EM का, उसमें 2 क्वेश्चन में 4-4 दिए थे, बट हार्ड लक रुक गया। ठीक है, अल्लाह ताला आपको इस अटेम्प्ट में कामयाब करे। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ ना फाइल्स ओपन करके शेयर करता हूँ, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। इसके अलावा अगर आप लोगों को कभी कोई लाइफ के अंदर इशू आ रहा हो, स्टडी से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए हो, मोटिवेशन चाहिए हो, आप लोग एनी टाइम जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं जस्ट सिर्फ ये नहीं है कि अब आप लोगों को लेक्चर दिया और भाग गया, तो ये वाला सीन नहीं है। आप लोगों को जब भी कभी कोई इशू चल रहा हो, स्टडीज के अंदर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए हो, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको कभी कोई जॉब से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए हो कि मुझे जॉब करनी है तो कहाँ से स्टार्ट लूँ, कैसे लूँ, तो भी आप आफ्टर द सेशन पूछना चाहें तो कोई भी बच्चा पूछ सकता है। अच्छा, अब इसमें मैं ना आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं। अब मैं जो फाइल्स ओपन कर रहा हूँ ना, वो बेसिक फाइल एक ही है, लेकिन वो क्या हुआ कि हर बंदे ने एक अपने बस ना शोषा छोड़ने के लिए कि ये फाइल मैंने बनाई है और मैंने बनाई है, हर बंदे ने ना अपनी अपनी एक फाइल बना दी। बेसिकली ये फाइल बनी एक ही हुई है, बाद में बाकी लोगों ने उसको अपने अपने तरीके से मर्ज किया हुआ है। सो जब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो जब मैं बोलूं कि आप लोगों ने इस फाइल को ऊपर रहना है और किसी फाइल के ऊपर नहीं जाना, तो इट मींस आप लोगों ने जस्ट उसी फाइल के ऊपर रहना है। बाकी फाइल को आप, मैं जो जो जिस तरह गाइड करूंगा आपने जस्ट वैसे रखना है। क्यों, उसकी वजह बता देता हूँ। क्योंकि कुछ फाइलों के अंदर बच्चों ने क्या किया, जस्ट बना तो दिया है लेकिन उनके सोल्यूशन गलत हैं। अगर वैल्यूज आ भी ठीक रही हैं तो उसका मेथड गलत है। ठीक है, सो लिहाजा मैं जिस तरह आप लोगों को गाइड करता जाऊंगा, आपने उसको फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह फाइल कंप्लीट हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितने सवाल आज 10 बजे तक हो सकते हैं, हम अपना सेशन 10 बजे तक वाइंड अप करें, और बाकी के हम क्वेश्चंस अपने इंशाल्लाह कल के रिमेनिंग टाइम में सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि ये पहले एक दिन के अंदर जो है ना वो 4 घंटे पढ़ाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, और एक स्टूडेंट कैपेसिटी भी नहीं है कि वो 4 घंटे एक नॉलेज को एक साथ एब्जॉर्ब कर सके। अच्छा जी, एक स्टूडेंट कहते हैं सर फॉर MCQs ACC की किट बीट करें या आप कोई फाइल रेकमेंड कर सकते हैं जिससे MCQs आते हों? देखें, दुआ करें अल्लाह ताला मुझे एग्जामिनर के मनसब पे फाइज करे, तो फिर मैं कुछ बता सकता हूँ कि किस फाइल से MCQs आते हैं। अभी तक तो ऐसी कोई फाइल मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता होती तो ऑब्वियसली मैं खुद भी वही कर लेता। बाकी रही बात, मैंने गाइडेंस दे दी है, वही MCQs के लिए थी, वही MTQs के लिए थी, वो बेस्ट है। आप लोग उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा होगा पेपर पास करने में। अच्छा, अब मैं आप कल सर मैंने FCMA और OM का पेपर देना है अक्टूबर में। कल FCMA के साथ OM का वेबिनार कैसे लूं मैं सर? एक तो आप वर्ड कल कल यूज कर रहे हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रही। और रही बात FCMA का, तो FCMA का तो सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, वो यूट्यूब पे चला जाएगा।
और थर्ड ये कि हर अटेम्प्ट के अंदर हमारे एफसीएमए का ईएम का सेशन होते हैं, अगर इस दफ़ा स्किप भी हो गया तो आप नेक्स्ट टाइम भी ले सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं, ये 2.5 साल के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं एफसीएमए का सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं रिकॉर्ड करने के हक में ही नहीं होता। मेरा कोई नुकसान नहीं है, अल्लाह माफी। देखो ये थोड़ी है कि मैं पेड करवा रहा हूँ कि अगली दफा मेरा लेक्चर जो है वो आउट हो जाएगा तो कोई बच्चा आएगा नहीं क्योंकि रिकॉर्डिंग सुनी नहीं। जो चीजें आप लाइव लर्न करते हैं ना, वो रिकॉर्डिंग में आप कभी भी नहीं कर सकते। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो चीज आपको लाइव अगर एक बंदे से सुन रहे हैं वो चीजें आपके माइंड में जितना जल्दी एब्जॉर्ब होती है ना, आपको रिकॉर्डिंग वाली नहीं होती है। लाइव में नींद कम आती है, आपकी अटेंशन ज्यादा होती है। जब रिकॉर्डिंग होती है ना, फिर वो 1.5 और 2x पे चल रहा होता है, और साथ जो है ना वो क्या कहते हैं, लोरी चल रही होती है कानों के अंदर, बंदा झूल झूल के ना सो जाता है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग कोई चीज अगर रिकॉल करनी हो तो देन रिकॉर्डिंग ओपन किया करें, अदरवाइज लाइव सेशंस की तरफ जाया करें। अच्छा जी, फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एमटीक्यूज के लिए परफेक्ट फाइल, परफेक्ट हल मैंने अभी बताया है। बाकी हल ये अभी जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करने लगा हूँ, ये बेस्ट हल है। इंशाल्लाह ये आप लोगों की काफी सारी मुश्किलात को दूर कर देगा। अच्छा, अब जो ये फाइल आप लोगों के सामने शो हो रही है स्क्रीन पे, आप लोगों के पास आ भी रहा है, इस पे 52 पेजेस हैं टोटल। ये बेसिकली ओरिजिनल फाइल है। अब ये 3 लड़कियां थी, वैसे इन लोगों ने भी कारनामा सर अंजाम दिया, पता नहीं कहाँ से ये डाटा ढूंढ के ले आई वो, और इन्होंने ये डाटा लीक कर दिया हुआ। तो जैसे भी, अब मुझे इसके पीछे बिहाइंड द सीन स्टोरी नहीं पता, लेकिन कोई ऐसी लक चल रही है कि जब से ये फाइल निकली है ना, धड़ाधड़ एमटीक्यूज इसी में से आते हैं। कोई बच्चा मतलब 50 to 70% बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको तीनों भी आ जाते हैं इसी फाइल में से, 30 नंबर का पेपर। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको 2 आते हैं, और कोई बेचारा अगर मेरी जैसे गरीब किस्मत वाला होगा उसको एक भी लग जाता है। बाय द वे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तीनों आए थे। तो खैर, मैं तो वैसे प्रिपरेशन भी करके गया था, लेकिन मुझे इसमें से आ गए थे तीनों, तो मैंने सॉल्व किए थे। अच्छा जी, अब ये ओरिजिनल फाइल है, आपने इसी पे रहना है, इससे दाएं बाएं बिल्कुल नहीं जाना। मैं बाकी तीनों फाइल्स में स्विच करूंगा, लेकिन मैं किस पर्पस के लिए करूंगा वो आप लोग देख। ये किया था क्योंकि यही चीजें नोट डाउन करने वाली हैं। अदरवाइज इस फाइल के अंदर सोल्यूशन है, मैंने बोल के बता देना है, सवाल ऑलरेडी सॉल्व है, मैंने तो जैसा आंसर टैली करके बताना है ये कैसे होगा। चीजें नोट डाउन करने वाली यही है। अब ये 52 पेजेस वाली फाइल को हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना शुरू करेंगे जी। अब ये देखे ना, ये जो आप लोगों के पास शो हो रहा है ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है। अब इस ब्लर क्वेश्चन को नीट करने के लिए वाहिद फाइल जो ये वाली मैंने आप लोगों के सामने ओपन की है, ये फाइल मेरे टीम मेंबर हैं उन्होंने बनाई थी, साफ किए थे क्वेश्चन को। बाकी किसने क्या बनाया मुझे नहीं पता, इस फाइल का मुझे पता है, इसको मैंने खुद भी देखा हुआ है। तो इसमें अगर कहीं पे मिस्टेक है तो वो मुझे पता है, मैं आप लोगों को बता भी सकता हूँ साथ साथ। अच्छा जी, अब हमने ना एक और चीज एग्जाम के लिए ना, एक टिप मैं आप लोगों को और बता दूं। जब भी पेपर स्टार्ट करना है ना, क्वेश्चन पढ़ना है, तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट की तरफ जाना है। जब आपको रिक्वायरमेंट का पता होगा, आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। वो इस तरह क्योंकि आपका माइंड जो है ना वो डाटा को फिल्टर ही उसके अकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर के ऊपर मैं अब आपकी आंखों के ऊपर ब्लाइंड फोल्ड लगा दूं, और मैं आपको कोई इस तरह की चीज टच करने को बोलूं जो किसी और चीज से भी रिजेम्बलेंस रखती हो, सो आपको आइडिया नहीं होगा कि आप किस चीज को टच कर रहे हैं। तो जब आप विदाउट रिक्वायरमेंट पढ़े क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, सो आपका माइंड इसी तरह ब्लैंक होता है। तो बजाय इसके कि टाइम जाया करें, एक दफा सवाल पढ़ें फिर रिक्वायरमेंट करके कहें अच्छा ये रिक्वायरमेंट, चलो जी दोबारा सवाल पढ़ते हैं, ये हरकत करने से बेहतर है आप सबसे पहले पढ़ें ही उसकी रिक्वायरमेंट को। जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को डेटा जो है ना वो आपका माइंड फिल्टर ही उसके अकॉर्डिंग करता है। स्टूडेंट कह रहे हैं ये फाइल ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अच्छा मुझे बताएं, अभी शेयर करूं, आप लोगों ने साथ ओपन करनी है, या आफ्टर द सेशन शेयर करूं? एक कह रहा है अभी, एक कह रहा है आफ्टर, आफ्टर द सेशन। चलें अभी कर दें, चलें जी अभी कर देते हैं।
अब मिक्स ही वोटिंग चल रही है, तो अब जिन्होंने बोला अभी कर दे उनका दिल तोड़ नहीं सकते, लिहाजा अभी भेज देते हैं। जस्ट अब आप लोग 1 मिनट होल्ड पे रहें। हाँ, तो मैं ये आप लोगों को बता रहा था कि जब आप लोगों ने क्वेश्चन की तरफ जाना है ना, तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट पढ़नी है। रिक्वायरमेंट पढ़ ली तो समझे आप लोगों ने क्वेश्चन को काफी हद तक सॉल्व करना सीख लिया, क्योंकि अब आपका डाटा जो है, माइंड जो है ना, वो डाटा उसके अकॉर्डिंग फिल्टर करके ला रहा होगा। अब ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। जब तक मैं डाटा शेयर करता हूँ फाइल्स, तब तक आप लोग ये देखें कि इसके अंदर जो हमारे पास एग्जामिनर भाई हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं हमसे। अब देखें, ये सिर्फ एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये 4 आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन है, साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगी। अब ये देखिए, मैंने आप लोगों को फाइल शेयर कर दी है ग्रुप्स में, अभी एक आधे मिनट के अंदर आ जाएंगी। सेंड तो कर दिए, अभी तक सेंड हुई नहीं आप लोगों के पास। चलें, जब आएगी तो आप लोग ओपन कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास वो भाई साहब कहते हैं कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, मटेरियल लेबर वेरिएंस फाइंड करना है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा, अब जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, वेरिएंस होता क्या है? वेरिएंस होता है डिफरेंस, ठीक है, दो चीजों के दरमियान, एक्चुअल और बजटेड या स्टैंडर्ड, उसके दरमियान का डिफरेंस को आप वेरिएंस बोलते हैं। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस ये होता है कि आपकी कंपनी ने कुछ, मतलब उसका जो है ना, वो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, वो कहता है कि हम ये प्लान करते हैं कि जब हमारी कंपनी में प्रोडक्शन होती है ना, उसके लिए जो ए रॉ मटेरियल है वो आना है, और वो आ जाएगा जी हमारे अकॉर्डिंग जी 5,000 रुपए का। ये आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि 1 किलो मटेरियल जी 5,000 का आ जाएगा। जब आप लोग एक्चुअल परचेजिंग करने गए तो वहां पे मटेरियल आया लेट्स सपोज 6,000 रुपए का, तो आपने जो एक बजट बनाया था उससे वो मटेरियल ज्यादा पैसों का आया, तो अब ये आपके लिए एक्सपेंस आपके बजटेड प्लान से ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे ये आप लोगों के लिए एडवर्स वेरिएंस हुआ। अगर यही वेरिएंस, अगर आप लोगों का जो सामान है ये आप लोगों का आया होता इतने के अंदर के, आप ये कह लें 5,000 के बजाय 4,000 में आ जाता, तो अब आप लोगों के लिए यहाँ पे 1,000 रुपीज की क्या हो जाती, सेविंग हो जाती, आप लोगों के 1,000 रुपीज बच जाते, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये हो जाता है कि अब आप लोगों के एक्सपेंसेस कम हुए। तो जब एक्सपेक्टेड से या स्टैंडर्ड से जो है वो एक्सपेंस कम हुए तो कंपनी का फायदा हुआ, कंपनी का फायदा हुआ तो मतलब ये कंपनी के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन डिक्लेयर हुई। अब ये था मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसी तरह मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, आप लोग एक प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं और उसके ऊपर आपको लगता है कि मेरा 1 kg मटेरियल लगेगा, आपको जो है ना वो प्रोडक्शन वाले बताते हैं कि 1 kg मटेरियल लगेगा, और जब एक्चुअल में प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो 1 kg के बजाय 2 kg लगता है। तो जब वो 2 kg मटेरियल लगा तो स्टैंडर्ड से ज्यादा लगा, इट मीन वो 2 kg जो लगा उसके ऊपर ऊपर वाले 1 kg के पैसे भी एक्स्ट्रा आपको क्लियर करने पड़े, ठीक है। तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए ये एक एडवर्स सिचुएशन डिक्लेयर होगी। और अगर जो आपने प्लान किया था उससे कम रॉ मटेरियल के अंदर वो प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है, फिनिश गुड्स बन जाती हैं, तो इसमें कंपनी का फायदा हो गया, तो ये कंपनी के लिए फेवरेबल सिचुएशन होती है। इसी तरह लेबर रेट वेरिएंस होता है कि आपने जो लेबर हायर की थी वो, अगर आपने जो लेबर के लिए एक एक्सपेक्टेड प्लान बनाया था कि हम इतने में लेबर से काम करवा लेंगे, वो उतने से ज्यादा में आती है तो आपका ज्यादा एक्सपेंस हुआ, आपके लिए अनफेवरेबल। और अगर उस रेट से कम में आपको लेबर मिल जाती है तो ये आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन। एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है लेबर का? वो ये होता है कि आपने ये सोचा था कि अब हमने 1 यूनिट बनाना है, उस 1 यूनिट को बनाने के लिए हमारी लेबर को 1 घंटा लगेगा, ये आपका था स्टैंडर्ड। लेकिन एक्चुअल में लेबर को जो टाइम लगा ना वो लगा 1.5 घंटा। अब ऊपर वाले आधे घंटे के आप लोगों को जाहिर सी बात है काफी सारी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी। क्या क्या कॉस्ट? फैक्ट्री चल रही थी, ठीक है, प्लांट चल रहा था, उसकी कॉस्ट,
इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई उसकी कॉस्ट, वियर एंड टीयर की कॉस्ट, जिस लेबर ने काम किया उस लेबर को आधे घंटे के एक्स्ट्रा पे करना पड़ा उसकी कॉस्ट। तो ये अब आपके लिए एक एडवर्स सिचुएशन डिक्लेयर डिक्लेयर होती है, क्योंकि लेबर ने एफिशिएंटली वर्क नहीं किया। और अगर लेबर ने 1 घंटे वाला काम आधे घंटे में काम कर लिया, तो फिर क्या हुआ, उसने आपकी बिजली की बचत भी बचाई, उसकी वेयर एंड टीयर भी कम होगी मशीन की। लेबर को आपने जहाँ पे 1 घंटे का 100 रुपया देना था, वहां लेबर को आप आधे घंटे का 50 रुपया देंगे। तो ये अब आपके लिए एक फेवरेबल सिचुएशन डिक्लेयर होती है। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आप लोगों के सामने जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो अब आप लोगों के लिए ये एक बाएं हाथ का खेल होगा, बताना है कि मैंने फेवरेबल बताना है या वो बताना है। अब वो कहता है कि डायमंड कंपनी है, उसका बजटेड नॉर्मली मंथली कैपेसिटी जो है वो है 10,000 घंटे, और इन 10,000 घंटों के अंदर वो 8,000 यूनिट बना सकते हैं इजीली। अच्छा, अब इसके बाद वो कहता है कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है ना, वो ये है। उसमें ये है कि वो कहता है कि 1 यूनिट बनाने के लिए हमारा मटेरियल लगेगा 2 kg, पर केजी प्राइस आएगी हमारी 50 रुपये, और लेबर जो है वो 9 रुपये पर घंटे के हिसाब से काम करेगी। इसके अलावा जी अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है कि हमारे जो फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड आएंगे वो 5,000 आएंगे, और वेरिएबल हमारे आएंगे 1 रुपये 50 पैसे पर लेबर आर के हिसाब के साथ। अच्छा, अब वो एक्चुअल डाटा में कहता है कि जी आपका था स्टैंडर्ड जो उसने बॉक्स में दिया हुआ है। एक्चुअल जब आपने काम किया, वो कहता है कि ड्यूरिंग मई हमारी जो प्रोडक्शन हुई, तो उसमें हमारी कंपनी ने जो ओवरहेड पे किए ना लेबर को, वो 17,550 रुपये के थे, और लेबर ने 9,000 घंटे काम किया है। और इसके अलावा जो लेबर की कॉस्ट आई है ना, वो आई है 76,500, और ड्यूरिंग द मंथ जो है वो 7,000 यूनिट बनाए हैं, जिसके लिए आपने 14,400 kg मटेरियल यूज किया है, और मटेरियल कॉस्ट जो है वो आपने 51 रुपये पर केजी के हिसाब से परचेज किया है। अब चलते हैं हम इसकी वर्किंग की तरफ। वर्किंग में अगर जाएं तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है, आप एक्चुअल प्राइस में से स्टैंडर्ड प्राइस माइनस करते हैं, और एक्चुअल क्वांटिटी परचेज के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें, आप लोगों के पास जो एक्चुअल प्राइस थी वो कितनी थी, हमने अभी पढ़ी कि हमने जो परचेजिंग थी वो 51 रुपीज पर केजी के हिसाब से परचेज की, और स्टैंडर्ड हमें 50 बताई गई थी। तो मतलब पर केजी 1 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो वो हमें दिखने में 1 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन आपने जो एक्चुअल परचेजिंग की है क्वांटिटी में, वो 14,400 किलो परचेज किया है। तो अब जब वन को 14,400 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब आपकी कंपनी को 14,400 एक्स्ट्रा पे करने पड़े। तो इस वजह से ये आप लोगों के लिए एक एडवर्स सिचुएशन डिक्लेयर हुई। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में क्या होता है कि एक्चुअल क्वांटिटी यूज माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड प्राइस के साथ उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एक्चुअल क्वांटिटी देखें यूज हुई है आपकी 14,400 kg, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज होनी चाहिए थी 14,000। अब ये 14,000 कहाँ से आई? इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है फाइंड आउट करने का। देखें जी, 7,000 यूनिट बने हैं, और स्टैंडर्ड उसने बताया कि 1 यूनिट के लिए 2 kg लगता है। तो 2 को अगर आप 7,000 से मल्टीप्लाई करें तो 14,000 मतलब किलो आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपने जी 400 किलो एक्स्ट्रा लगा दिया प्रोडक्शन के लिए। अब उस 400 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पता चला कि आपने इतने पैसे एक्स्ट्रा बियर किए हैं प्रोडक्शन के लिए, और जो कि आपके लिए एडवर्स सिचुएशन हुई। फिर लेबर रेट वेरिएंस आता है, उसमें आप एक्चुअल आवर्स माइनस सॉरी एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई कैसे कैलकुलेट किया। देखिए, ये हमें ना उसने क्वेश्चन में बताया था कि 76,500 हमने लेबर को पे किया टोटल, और लेबर ने टोटली 9,000 आवर्स वर्क किया है। इन दोनों को डिवाइड करो आपस में, तो पता चलता है कि पर आवर 8.5 रुपये लेबर को पे किए गए हैं। और क्वेश्चन में जबकि उसने बताया था कि लेबर को हम 9 रुपीज पर आवर के हिसाब से पे करेंगे। मतलब क्या हुआ कि आधे रुपए की बचत हुई। अब वो आधा रुपया हमें देखने में लग रहा है आधा रुपया, लेकिन जब आप उसको 9,000 से मल्टीप्लाई करें तो पता चलता है 4,500 रुपीज की आप लोगों के पास सेविंग हुई है।
और अगर इन टर्म्स ऑफ डॉलर देखें तो $4,500 आप लोगों ने सेव किए हैं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस देखें अगर आप, तो इसमें होता है कि एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स हमने काम किया है 9,000 घंटे, जो कि अभी हमने एक्चुअल रेट फाइंड आउट करने के लिए भी यूज किया था, वो हमने यहाँ के लिख दिया। अब स्टैंडर्ड आवर्स कितने होने चाहिए थे, ये कहाँ से पता चलेगा? ये क्वेश्चन के डाटा में वापस जाएं, देखें उसने बोला कि 10,000 अगर घंटे काम करें तो 8,000 यूनिट बनते हैं। अब हम देखेंगे कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, तो इसको घंटों को आप यूनिट्स पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 1.25 आवर, मतलब 1.25 घंटा आप कह लें आपके पास स्टैंडर्ड बनता है एक यूनिट को बनाने के लिए। और अगर 7,000 यूनिट बनाए जाए तो फिर कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 8,750। अब लगना हमारा टाइम जो है वो 8,750 घंटे चाहिए था, लेकिन 9,000 घंटे लगा, मतलब 250 घंटे हमने एक्स्ट्रा जो है वो काम किया। अब उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आप लोगों के पास आंसर आया वो आया 2250, जो कि हमारे लिए जाहिर सी बात है एक एडवर्स सिचुएशन डिक्लेयर होती है। अब मुझे ये बताएं कि ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को क्लियर है तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। काइंडली मुझे जरा बताना आप लोगों ने टाइम लिया, रिस्पॉन्स जो है ना वो आपने थोड़ा सा क्विकली देना है। ठीक है ठीक है। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट आज काफी टाइम के बाद मुझे भी बहुत मतलब एक अच्छा फील हो रहा है सेशन करवाने में। आप लोग मतलब कोई मेरे 3-4 बैचेस के बाद आज एक ऐसा बैच आया है जो माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक और एक अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है मुझे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपनी वापस उसी फाइल में 52 पेजेस वाली। देखें क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व कर लिया, मैंने ये उस फाइल से क्यों करवाया अब वजह बता देता हूँ। ये देख रहे हैं इसके अंदर जो पहला सोल्यूशन है ना वो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे उसने एक्चुअल क्वांटिटी यूनिट्स वाली ली जो हमने बनाए थे, जबकि हमने एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड की लेनी है जो रॉ मटेरियल की होती है। सो ये वाला पहला सवाल आप इस 25 पेजेस वाली फाइल से जाके देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इस सवाल की तरफ। अब ये सवाल निहायत ब्लर है, मुझे तो ज़बानी याद है क्योंकि मैं तो 2.5 साल से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और अब आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो लिहाजा मैं 25 पेजेस वाली फाइल पे वापस जाऊंगा और इधर आके इस सवाल को पढ़ेंगे। बात वहीं फिर से, सबसे पहले रिक्वायरमेंट वो कहता है कंप्यूट द फॉलोइंग अमाउंट फॉर द मंथ ऑफ February 2016। इसमें कहता है कि क्या क्या फाइंड आउट करना है, मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, फिनिश्ड गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंडिंग इन सॉरी जस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और अंडर और ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स, ये बताने हैं हमने। सवाल पढ़ते हैं जी, सवाल है 700 करोड़ का, जिसमें वो कहता है कि स्पीड मोटर्स कॉरपोरेशन जो है उन्होंने अपने ऑपरेशंस का स्टार्ट किया था 1 फरवरी 2016 से, और कहते हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर ना जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम इंप्लीमेंट किया था। अब कहता है कि ओवरहेड जो चार्ज किए गए ना वो नॉर्मल रेट के ऊपर अप्लाई किए गए थे, और नॉर्मल रेट क्या था, 90 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर का। फिर कहता है एक्चुअल ऑपरेशन फॉर द मंथ ऑफ February 2016 जो है वो समराइज किया जाए, तो कहता है कि जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हुई है वो 15,000 पीसीज की हुई है एट द रेट ऑफ 110 रुपी पर पीस। फिर कहता है मटेरियल और लेबर कॉस्ट जो है ना वो आपने जो चार्ज की है वो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में उसने जॉब वाइज बता दिया, जॉब 1101 से लेके 1005 तक, मटेरियल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और फिर उसने साथ में डायरेक्ट लेबर आवर्स भी दिए हुए हैं हमें। फिर उसने बता दिया कि एक्चुअल ओवरहेड की वेरिएबल इतने थे, फिक्स्ड इतने थे। डी में वो बताता है कि जॉब 1001 से लेके 1004 तक कंप्लीट हुई और 1001 से लेके 1003 तक सोल्ड हुई। अब हम पहली जो है ना इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सॉल्व करेंगे कि मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री कैसे फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो ये देखें, मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री जो आप फाइंड करेंगे ना वो आप देखिए मटेरियल परचेज में से माइनस कर देंगे मटेरियल यूज्ड को, तो वही मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री बनती है।
क्योंकि जाहिर सी बात है जो आपने परचेज किया था उसमें से अगर आप अपना यूज माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग बचेगा वही आपके पास मटेरियल की एंडिंग इन्वेंटरी बचती है। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि स्क्रीन नहीं शो हो रही, सबको नहीं शो हो रही, या जस्ट एक बंदे को नहीं शो हो रही है? जी स्टूडेंट्स बताएं मुझे काइंडली। ठीक है, आप काइंडली अपना इंटरनेट देखें यार, हो सकता है आपकी कनेक्टिविटी में कोई इशू होगा। अच्छा, अब ये मटेरियल परचेज की वैल्यू कहाँ से निकली? देखिए उसने हमें बताया है क्वेश्चन के अंदर कि हमने 15,000 पीसीस परचेज किए हैं और उनकी एक पीस की प्राइस 110 रुपये थी। इनको आपस में आप जनाब मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 16,50,000। अब मटेरियल यूज की वैल्यू कहाँ से निकाली? तो ये जो आप 1.5 लाख से लेके नीचे 6 लाख तक की वैल्यूज है ना, इन सब का सम निकालें तो आंसर आ जाएगा मटेरियल यूज का, जो कि आएगा 15,60,000। अब इस 16,50,000 में से 15,60,000 माइनस करें तो आंसर आता है 90,000, जिसको आप मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री डिक्लेयर करेंगे। अब आता है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री बहुत इजी है फाइंड आउट करना। उसने हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया है कि जो ये 4 जॉब्स है ना ये कंप्लीट हो गई हैं, तो ऑब्वियसली जो एक बच गई वही हमारे पास वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री होगी। अब उसमें क्या क्या आएगा? मटेरियल, ये लेबर कॉस्ट और ओवरहेड। अब ओवरहेड हमें दिए नहीं गए हम, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? लेबर आवर्स दिए गए हैं और ओवरहेड रेट भी हमें दिया गया है जो कि है 90 रुपीज। अब इस 90 को आप 8,000 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास ओवरहेड की वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि ये देखें इस सोल्यूशन में भी किया हुआ है। तो अब इन तीनों तीनों चीजों का सम करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 20 लाख, यानी कि 2 मिलियन आपके पास आंसर आ जाएगा वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री का। अब आता है फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री। तो उसने हमें क्वेश्चन में बताया है कि 1001 से लेके 1004 तक की जॉब्स कंप्लीट हुई हैं। इन चारों जॉब्स का ना अब आपने सम निकालना है बारी बारी या इकट्ठा निकालने। बारी बारी कैसे होगा कि इन तीनों का मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, जैसा कि सोल्यूशन में लेके जाऊं तो निकाला हुआ है, ये देखें बारी बारी। ओवरहेड मैंने आपको बता दिया है कि उसने आर्स भी दे दिए हैं और ओवरहेड का रेट भी दे दिया है। मल्टीप्लाई करते जाए वैल्यू आती जाएगी। इन जब चारों की आप वैल्यूज सेपरेटली फाइंड आउट कर लेंगे, इन सब चारों को आप ऐड अप करें तो आंसर आएगा 32,12,000। अब मटेरियल फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री। अब इसमें से उसने आपको बता दिया है कि जो मैंने जो सॉल्व कर दी हुई है ना, क्या कहते हैं, चीजें बिक गई हैं, वो 1,001 से लेके जॉब 1,003 तक वाली है और फिनिश गुड 1,004 तक की थी। अब इसको माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग वो बचेगी वो आपकी फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या थी वो फाइंड आउट करके जरा हमें बताएं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखें, जो जॉब्स आपने सोल्ड आउट की हैं वही आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होंगी। तो ये तीन आपने अगर बना के बेच दी हैं तो यही आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यूज निकलती हैं। इन तीनों की वैल्यूज आपने ऊपर निकाली हुई थी, उन तीनों को दोबारा ऐड कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। फिर अब बारी आती है अंडर या ओवर अप्लाइड ओवरहेड की। कितने ओवरहेड अब्जॉर्ब हुए हैं? एक्चुअल में से माइनस करने होते हैं आपने एब्जॉर्ब ओवरहेड। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू एब्जॉर्ब की ज्यादा आ जाए तो आप ओवर एब्जॉर्ब डिक्लेयर करते हैं। अगर आपकी वैल्यू एब्जॉर्ब की कम हो और एक्चुअल की ज्यादा हो तो फिर आप कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड थे। अब एक्चुअल की वैल्यू कहाँ पे है? एक्चुअल की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स ये देखें, ये 9,50,000 और 7 लाख, ये ऐड करेंगे तो आपका 16,50,000 आएगा एक्चुअल ओवरहेड्स का, जो कि ये देखें हमने लिख दिया। अब ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कहाँ से आएंगे? जो अभी तक आपने इधर ओवरहेड में देखे हैं ना, लेबर आर, ये 2,000 से लेके नीचे 8,000 तक, इन सब का सम करें, इसको वो 90 आवर्स वाले से सॉरी 90 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 18,72,000, मतलब 18,72,000। इनको माइनस करें, ऑब्वियसली एब्जॉर्ब की वैल्यू ज्यादा है, एक्चुअल की वैल्यू कम है, तो इसलिए ये आपका ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड आंसर आएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व होता है।
किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कोई क्वेश्चन है तो बताएं, ये तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक ही बंदे को समझ आई है, बाकियों को नहीं आई? तो बोलो ना यार, सब जवाब दोगे तो बात बनेगी। अच्छा, चलो करते हैं हम लोग। देखिए बात वही है कि दोबारा वापस आना इसी 52 पेजेस वाली फाइल की तरफ ही है हम लोगों ने, ठीक है। तो अब अगर हम आए इस फाइल की तरफ वापस, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा बनता है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ये, जो कि ये भी क्लियर नहीं है, आप लोगों को समझ नहीं आएगी, लिहाजा मैं वापस इसी फाइल पे जाऊंगा और ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने यूं ला के रख दूंगा, जिसमें वो आप लोगों को ये बताता है कि आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द टोटल मंथली रेमुनरेशन ऑफ ईच थ्री वर्कर्स अकरम, बासित, क्रिस। कि हमने इन तीन भाइयों बंदों की जो है ना वो रेमुनरेशन फाइंड आउट करनी, आप कह लेंगे सैलरी फाइंड आउट करनी है कि इन लोगों ने कितना कमाया है। अब हम लोग वापस जाएं अगर उस क्वेश्चन की तरफ, कि क्वेश्चन में वो लिख क्या रहा है, तो हम ये पढ़ते हैं। कहता है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर मंथ जो है वो हमारी कितनी है, 1000 रुपीज यूनिट, 1000 यूनिट्स है, सॉरी। एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है अगस्त के महीने में। अकरम ने 890 यूनिट बनाए हैं, बासित ने 720 बनाए हैं और क्रिस ने 960 यूनिट बनाए हैं। अब इसमें से आगे फर्दर डिटेल में वो कहता है कि पीस वर्क रेट पर यूनिट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन जो था वो 10 रुपीज था। मतलब ये कि अगर आप एक बंदे को उसके पर पीसेस के हिसाब से पे करना चाहते हैं तो फिर आप लोग 10 रुपए पर पीस के हिसाब से पे करेंगे। और क्लियरेंस अलाउंस जो आप लोगों को दिया गया है पर मंथ के हिसाब से वो है 1000 रुपीज का। फिर जो है आप लोगों का हाउस रेंट अलाउंस वो है आप लोगों का 2000 पर मंथ का। इसी तरह आपका एडिशनल प्रोडक्शन बोनस जो है वो क्या है, 100 रुपीज फॉर ईच। अब ये जो थोड़ी सी टर्म है ना ये टेक्निकल है जो आप लोगों को समझनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि नॉर्मली आप लोग में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर काइंडली इसको रिपीट कर लीजिएगा। सो प्लीज आप लोग अगर गौर से सुन लेंगे तो मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा। वो कहता है कि जो भी बंदा एडिशनल यूनिट बनाएगा ना उसको 100 रुपया बोनस मिलेगा, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया उसने रख दिया है। वो क्राइटेरिया क्या रखा गया, क्राइटेरिया ये रखा गया है कि जो भी बंदा स्टैंडर्ड से 80 रुपये, सॉरी 80% ज्यादा बनाएगा ना उसको वो आप लोग बोनस देंगे। अब स्टैंडर्ड हमें कहाँ पता चलेगा कि स्टैंडर्ड क्या है, तो स्टैंडर्ड उसने क्वेश्चन के अंदर बता दिया है। फर्स्ट ए वाली लाइन पर तो उसने लिखा हुआ 1000 यूनिट। अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं तो फिर ये रिक्वायरमेंट भी आगे सॉल्व करने को हमें मिलेगी, तो बाकी हम वहाँ डिस्कस करेंगे। अब ये तो देखे ना इस फाइल के अंदर ये सोल्यूशन आप लोगों का गलत है, सो लिहाजा मैं बिल्कुल करूंगा भाई कि ये वाला सोल्यूशन आप लोग कीजिएगा। मैं और कंट्रोल, वैसे यहाँ पे भी दिखाया तो जा सकता है लेकिन थोड़ा इससे भी अगर हम क्लियर देखना चाहें तो हम उधर चलेंगे। जी ये देखें, स्क्रीन को एडजस्ट कर दूं जी। अब देखें यहाँ पे ना सबसे पहले लिखा हुआ है वर्किंग यूनिट्स अकरम, बासित और क्रिस के अकरम ने 890 बनाए, बासित ने 720 और क्रिस ने 960। टोटल वाले कॉलम इनके टोटल हो गए। पर यूनिट रेट जो है वो 10 10 और 10 लिख दिया गया, आप लोगों ने वो भी लिख दिया। अब पीस वर्क आ गया। अब आपने जाहिर सी बात है पर जो पीस है वो 10 रुपए पे करने हैं और जिसके जितने पीसेस थे उससे मल्टीप्लाई करते जाएं तो उसकी जो है वो पीस रेट निकल आएगा कि उसने एक पी मतलब टोटल कितने पैसे कमाए हैं।
फिर अब बोनस ओवर टाइम प्रीमियम। अब एक बंदे को 900 मिला है, एक को 1600 और एक को कुछ भी नहीं। अब ये कैसे निकला? देखिए, उसने बताया था कि जो भी बंदा स्टैंडर्ड का 80% से अबव बनाएगा ना, सो हर एक्सीडिंग परसेंटेज का उसको 100 रुपया बोनस मिलेगा। अब ये अब हमने 80% कहाँ से निकाला? देखिए, 100 रुपए का, सॉरी 1000 का 80% होता है 800। 1000 का अगर 80% होता है 800, तो 800 से जिसने ऊपर जितने यूनिट बनाए, अब हम उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और हर एक्सीडिंग परसेंटेज का 100 रुपया उसको देंगे। देखिए, अगर हमने बनाए 890 यूनिट, तो मतलब 80% यूनिट तो उसने 800 पे अचीव कर लिए थे। अब जो उसने ऊपर वाले 90 यूनिट बनाए ना, अब देखना यह है कि ये कितने परसेंट बनते हैं। सो इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि आप 90 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो ये बनेगा 9%। कैलकुलेटर आप लोगों के पास होगा, आप लोग खुद भी करके देख सकते हैं, ये 9% बनेगा। तो ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं कि 80% से एक्सीड करने पे हर एक्सीडिंग परसेंटेज पे 100 रुपीज बोनस मिलेगा। तो जब आप 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अकरम को 90 रुपीज का, ओ सॉरी 900 रुपीज का बोनस मिल जाता है। इस तरह बासित को देखो, तो उस भाई साहब ने 720 यूनिट बनाया, मतलब कि उसने 800 यूनिट भी नहीं बनाए, स्टैंडर्ड भी नहीं अचीव किया। तो बजाय इसके कि इसको बोनस दिया जाए, उल्टा इसको बॉस बुलाएगा अपने रूम में और उसकी अच्छी खासी जो है वो इज्जत अफजाई की जाएगी, और इसको जो है वो 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। वो अलहदा बात है कि तोपों का रुख जो है वो इसकी तरफ होगा, तो इसको तो यहाँ पे कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। अब क्रिस है, उसने देखे 960 यूनिट बना दिए हैं। तो अब देखें ना, स्टैंडर्ड बनता है 800, लेकिन उसने 160 यूनिट ऊपर बनाए। अब ये 160 100,000 रुपीज का बनता है 16%। इस 16 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका बनेगा 1600 बोनस। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे आपका आ गया ग्रॉस पे। फिर अब आप इसमें ऐड करेंगे क्लियरेंस अलाउंस, फिर हाउस रेंट अलाउंस, ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे नेट पे आप लोगों की इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगी, और इसी की तरह यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्लियर है, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। कोई इशू है तो बताएं, मैं इसको रिपीट कर दूंगा। जी जरा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जल्दी से बताना है आप लोगों ने। अच्छा जी, अब फिर मैं आप लोगों को दोबारा 25 पेजेस वाली फाइल पे लेके आया, क्योंकि मैं ये चाहता था कि क्वेश्चन आप लोग नीट नीट वाला पढ़ लें, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा जी, क्रिस वाला रिपीट कर दें। देखें, क्रिस ने ना बनाए थे 960 यूनिट, 1000 का 80% हो गया 800, और ऊपर वाले अगर आप 190 को डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो वो बनता है 16%। ठीक है। तो 16 को अब जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका जो बोनस बनेगा वो बनेगा 1600। अच्छा, अब आगे ना आप लोगों के पास एक सवाल है, उसकी रिक्वायरमेंट फिर पढ़ें, तो वो कहता है आपने यहाँ पे ओवरहेड एप्लीकेशन रेट पर डायरेक्ट लेबर आर बताना है। फिर आपने बताना है कि कितने ओवरहेड जो हैं वो जॉब 481 के अंदर एट द बिगिनिंग ऑफ जनवरी जो है वो इंक्लूड किए गए। और वो कहता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूडेड इन जॉब 649। ठीक है। अब इसके लिए अब आपने ये चीजें जो हैं वो फाइंड आउट करनी है बारी बारी, कि ये क्या कहते हैं जी, ये कैसे कैसे हमने सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी इन द सेंस इस तरह है कि आप लोगों ने इसको थोड़ा सा गौर से देखना है कि ये चीजें किस तरह से सॉर्ट आउट हो रही हैं। मतलब टेक्निकल है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है कोई। अच्छा जी, अगर अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलें, तो ये रहा सोल्यूशन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हमने इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, कि हमने देखना है कि हमारे पास टोटल लेबर आर कितने थे। ठीक है। वो हम कैसे देखेंगे? देखें, क्वेश्चन के अंदर उसने हमें बता दिया है कि लेबर ने की जो कॉस्ट आई है ना, वो आई है 5100, और पर डायरेक्ट लेबर आर था 85 रुपीज। अब आप इनको आपस में डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि हमने टोटल आर्स कितने थे। वो अब आपने यहाँ पे आके देखे सोल्यूशन में डिवाइड किया,
तो आपको पता चला कि ये हमने 60 आवर्स जो है वो हमारी लेबर ने काम किया हुआ है। अब आपके पास देखें ओवरहेड की कॉस्ट भी है और आवर्स भी हैं। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका ओवरहेड एप्लीकेशन रेट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 2640 कहाँ है, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो क्वेश्चन में आपको लेकर आऊँ तो ये देखें ओवरहेड की वैल्यू लिखी है 2640 और आवर्स हमने खुद कैलकुलेट किए थे तो डिवाइड किया तो पता चला ओवरहेड एप्लीकेशन रेट आ गया 44। अब वो कहता है कि आपने बताना है कि कितने ओवरहेड जो है ना वो इंक्लूड हुए हैं जॉब 481 के अंदर। तो वो अब आप देखें डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर उसने आपको इसी तरह इधर अगली जॉब में भी बताए हुए हैं कि इनके ऊपर कॉस्ट आई है इतनी, और हमने नेक्स्ट देखा कि हमारे पर लेबर आवर पे किया 85 रुपीज और हमारे पास आवर्स आ गए 34। अब यहाँ पे ओवरहेड की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होगी, जो आपने ऊपर ओवरहेड एप्लीकेशन रेट निकाला है वो और 34 आवर्स लेबर के, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को ऊपर सवाल करवा के आऊँ जिसमें हमें लेबर आवर्स और ओवरहेड एप्लीकेशन रेट दिया गया था और हमने ओवरहेड की वैल्यू फाइंड आउट की थी। एग्जैक्ट वही पैटर्न यहाँ पे अभी आप लोगों ने करना है। आवर्स आप लोगों ने फाइंड किए, ओवरहेड एप्लीकेशन रेट निकाला, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1496। अच्छा, ये ना सोल्यूशन के अंदर उस मतलब मेरे कोलीग ने थोड़ी सी एक्स्ट्रा वर्किंग कर दी कि उसने दोबारा से ना इसको आवर्स पे डिवाइड करके ओवरहेड एप्लीकेशन रेट निकाल लिया, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। जो रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि हमने ओवरहेड की वैल्यू निकालनी है, वो कितने इंक्लूड हुए हैं और वो 1496 हुए हैं, वो हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है। अब वो कहता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूडेड इन जॉब 649, कि वो कितनी मालियत की कितनी वैल्यू है जो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल में इंक्लूड हुई है। वो है जॉब 649 के अंदर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए वर्क इन प्रोसेस है 68,000 का, वो कहाँ से निकला, वो देखिए उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हमारे पास जो टोटल वर्क इन प्रोसेस था ना एट द एंड ऑफ मंथ वो 68,000 का था। इसमें से अदर जॉब की कॉस्ट उसने बताई है 39,810, ये आपने आके इसमें से माइनस कर दी। अब आपके पास वर्क इन प्रोसेस ऑफ दिस जॉब आ गया जो कि था 28,190। अब इसमें से आप ओवरहेड की कॉस्ट माइनस कर दें, ये 7,140 कहाँ से आया, तो ये भी उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि एट द एंड ऑफ मंथ जो है वो 7,140 के ओवरहेड अप्लाई हो चुके हुए थे इस जॉब के ऊपर। जब आप इस 28,190 में से ओवरहेड की वैल्यू भी माइनस कर देंगे तो पीछे वर्क, देखें ना वर्क इन प्रोसेस में चीजें कितनी होती हैं, तीन, मटेरियल कॉस्ट, ओवरहेड और डायरेक्ट लेबर। जब ओवरहेड निकल गई तो पीछे दो चीजें रह गई, उन दो में से भी लेबर माइनस करें तो ऑटोमेटिकली मटेरियल की वैल्यू आ जाएगी। अब डायरेक्ट लेबर की वैल्यू आप टोटल कहाँ से माइनस करेंगे, वो यहाँ से निकलेगी कि देखें डायरेक्ट लेबर आप 71,000 और 7,140 था, ओवरहेड एप्लीकेशन रेट आपके पास था 84 और पर लेबर आर आपके पास जो वैल्यू थी वो थी 85 रुपीज। इसको डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 13,793 रुपए। इसको भी उस 28,190 में से माइनस करेंगे तो एट द एंड जो आपके पास फाइनल फिगर आएगा जो कि आपके पास मटेरियल की वैल्यू होगी वो आएगा 7,257। तो अब इसमें क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, थर्ड रिक्वायरमेंट भी। किसी को कोई इशू है तो बताए, मैं क्लियर करता हूँ, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर, ये जो सेशन चल रहा है इसके रिकॉर्डेड लेक्चर की बात कर रहे हैं, तो ये आज भी रिकॉर्ड हो रहा है, कल भी रिकॉर्ड हो रहा है और उसके बाद इंशाल्लाह ये यूट्यूब पे जाके अपलोड हो जाएगा हमारे चैनल पे। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा। क्योंकि लास्ट पार्ट समझ नहीं आया, ये टुडे सेशन की मिल जाएगी। अच्छा, लास्ट पार्ट समझ नहीं आया तो मैंने आपको बताया है कि सिंपल आपने सब्ट्रैक्ट का रूल इम्प्लीमेंट करना है, चीज़ों को माइनस करते जाना है और जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो आप लोगों को मिल जाएगी। उसने टोटल वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू बता दी थी क्वेश्चन में 68,000, वो लिख लिया आपने। उसने बता दिया इसके अंदर जो अदर जॉब्स की कॉस्ट है वो है 39,810, अब वो माइनस कर दें। फिर उसने बता दिया वर्क इन प्रोसेस इतना वैल्यू बचती है माइनस करने के बाद, तो अब उसने ओवरहेड की वैल्यू जो है ना वो माइनस की। ओवरहेड कॉस्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, वो भी माइनस कर दें। पीछे बचती है बाहरी डायरेक्ट लेबर माइनस करने की,
आपको मैंने बताया कि वर्क इन प्रोसेस में तीन चीजें होती हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। हमने फाइंड आउट करना है मटेरियल। तो जब वर्क इन प्रोसेस में से ओवरहेड निकल गया, लेबर की वैल्यू आप जो आपको लेबर कॉस्ट दी गई है, ओवरहेड एप्लीकेशन रेट दिया गया है, पर डायरेक्ट लेबर आर दिया गया है, इनको आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो लेबर कॉस्ट का फाइनल फिगर आ जाएगा जो कि होगा 13,793 रुपये। उसको आप फिर माइनस करें ऊपर वाली वैल्यू में से, तो लास्ट फिगर आपके पास आएगी जो कि होगी 7,257 रुपये, मतलब 7,257 रुपीज। ये जी इस तरह से सॉल्व हुआ है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अगर, तो वापस अब हम अपनी फाइल में जाना पड़ेगा। इसके अंदर ये आपके पास आ जाता है रिच कंपनी का क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे ना एक स्टूडेंट ने अभी मुझसे ये सवाल भी किया था, आप लोगों ने भी सुना होगा कि पेपर पैटर्न हमारा डिफरेंट होता है और रजिस्टर में प्रैक्टिस जो है ना वो डिफरेंट होती है। तो उसमें ना मैं आप लोगों के साथ लास्ट पे एक चीज शेयर करूंगा, आप लोगों को वो भी क्लियर हो जाएगा कि पेपर पैटर्न किस तरह से हम जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सर, आपसे पूछना था कि आप जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वही सिलेबस का पार्ट, क्योंकि आपने क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ 9 क्वेश्चन है। लेट मी चेक, आप अगेन क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं, बेसिकली ना मैंने आपको बताया कि मैं सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ इस फाइल का, 52 पेजेस वाली फाइल का। वहां पे मैं जस्ट सोल्यूशन या क्लियर सोल्यूशन दिखाने के लिए जाता हूँ। फॉलो आपने इस 52 पेजेस वाले को करना है, और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अभी तक कोई एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। अच्छा जी, ये रिच कंपनी का सवाल है, ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं। वो कहता है कि आपने टी अकाउंट बनाना है वर्क इन प्रोसेस का फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, और कहता है कि आपने ना जर्नल एंट्रीज करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। अच्छा, क्वेश्चन पढ़े, कहता है रिच कंपनी है जिसने अपनी कंपनी के अंदर ना जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया है, और कहता है ओनली 3 जॉब्स 2005, 6 और 7 पे काम किया गया इस महीने में। इसमें से जॉब 205 जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी और बाकी दो जो है वो अभी स्टिल अंडर द प्रोडक्शन है। कहता है कि जो आपने ओवरहेड असाइन किए हैं ना जॉब्स को, वो ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट किए हैं। अब इसके लिए उसने कॉस्ट शीट हमें दे दी है, जॉब कॉस्ट शीट। कहते हैं वर्क इन प्रोसेस जो है जनवरी के अंदर, डायरेक्ट मटेरियल जॉब 206 और 5 कितने थे, लेबर कितने थे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने थे। कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द मंथ जो है वो डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की उसने वो भी बता दिया। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के ऊपर आप देखें तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब क्या कि ये हमने खुद से सॉल्व करनी है, सॉल्व करके बतानी है कि जी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारी कितनी आएंगी। ठीक है, अब सबसे पहला काम तो हमने ये सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें उसने हमें एक चीज बता दी है कि जो हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड असाइन किए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट असाइन किए हैं। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अगर आप देखें ना जॉब 205 में, तो आपके पास आई हुई है 13,000, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 20,800। अब 20,800 को 13,000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.6। ठीक है, वो 1.6 जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से, जिसकी वैल्यू है 4,000। अब इस 1.6 को आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6,400। कैलकुलेटर पे आप लोग खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं। फिर इसी तरह नेक्स्ट आप 11,200 को डिवाइड करेंगे 7,000 पे, तो आंसर लकीली दोबारा 1.6 आएगा। उस 1.6 को आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे इधर 6,000 से, तो आंसर आप लोगों के पास आएगा बच्चों 9,600 का। फिर अगले सवाल के मतलब पोर्शन के अंदर जॉब 207 के अंदर आपके पास ऊपर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या डायरेक्ट लेबर नहीं है, तो आप वही रेट 1.6 वाला एज्यूम करते हुए नीचे दोबारा डायरेक्ट लेबर में 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जॉब 207 के कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी आ जाएंगे जो कि आएंगे 16,000। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। ये सॉल्व करने के बाद अब हम अपने क्वेश्चंस के तरफ जाएंगे, बाकी सॉल्यूशन की तरफ, टी अकाउंट बनाने की तरफ।
तो टी अकाउंट में देखे ना, उसने ये यहाँ पे ना बड़ी अजीब सी वर्किंग की हुई है। मैं कोशिश करता हूँ कि रिच कंपनी का सवाल किसी इस फाइल से ओपन करके दिखाऊं आप लोग को। अच्छा, यहाँ पे भी ना उसने किया थोड़ा सा काम गड़बड़ी हुआ। मैं वापस आप लोगों को इसी फाइल पे लाता हूँ, सवाल समझा देता हूँ, बाद में बता दूंगा कि इसको पेपर में करना कैसे है। अच्छा जी, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया था। यहाँ जॉब 205 की सारी वैल्यूज को आप सम करें, 60,700 आंसर आएगा। इधर सम करें 51,300 आएगा, इधर आएगा 47,300। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होगा। टी अकाउंट आपको पता है किस तरह होता है। टी अकाउंट में आप टी ड्रॉ करते हैं और उसमें सबसे पहले डेबिट साइड पे आती है कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ। अब उस कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ में क्या क्या चीजें आएंगी। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ में क्वेश्चन में उसने आपको देखे ना बता दिया है कि ये चीजें आई हुई हैं कौन कौन सी। 16,500, 9,300, 13,000, 7,000, 20,800, 11,200। ये कॉस्ट थी इनकर ड्यूरिंग द मंथ। आप डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की हेडिंग दें, इन इन चीजों का सम करके लिखते जाएं। 16,500 और 9,300 को जब आप जमा करेंगे तो ये बनेगा 25,800। ठीक है। 13,000 और 700,000 का जमा करेंगे तो बनेगा 20,000। 20,800 और 11,200 को जमा करेंगे तो आंसर आएगा आप लोगों के पास, आई थिंक सो, 32,000। फिर नीचे आप इसी तरह टी दो चीजें ऐड करें, 20,000 और 21,300, तो आंसर आएगा आप लोगों के पास फिर से 29,500। ठीक है। फिर डायरेक्ट लेबर की वैल्यू ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 20,000। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की वैल्यू को जब आप ऐड अप करेंगे ना, 6,400, 96,000 और 16,000, तो आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास 32,000। तो डेबिट साइड आप लोगों की इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब क्रेडिट साइड पे आप लोगों को पता है, जब आप लोगों ने लेक्चर्स भी लिए होंगे तो पढ़ा होगा क्रेडिट साइड पे क्या आता है। सबसे पहले आता है फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स में क्या आएगा। फिनिश गुड्स में जो जॉब आपकी कंप्लीट हो गई है उसकी वैल्यू आएगी। अब सॉरी, डेबिट साइड के ऊपर आपने सबसे पहले नीचे टोटल कर लेना है कि टोटल वैल्यू का सम क्या आ रहा है। ठीक है। फिर अब वो क्रेडिट साइड पे गए तो फिनिश गुड में उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि सिर्फ जॉब 205 कंप्लीट हो रही है। तो अब जॉब 205 का 16,500 से लेके नीचे 6,400 तक का सम निकालें आप, वो आएगा 60,700। ठीक है। वो आ गया आपका फिनिश गुड्स की वैल्यू का आंसर। फिर आप हेडिंग देंगे वर्क इन प्रोसेस। ठीक है। वर्क इन प्रोसेस में 206 और 207 की जितनी वैल्यूज हैं उनका सम करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो लिख लें, और नीचे आप लोग डेबिट और क्रेडिट आपका इस तरह से इक्वल आ जाएगा। अब वो वैल्यूज क्या आएंगी मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। देखें, लेट मी चेक। अच्छा, मेरा मसला यही है, मैं हर दफा ना ये चीज भूल जाता हूँ कि मैं ये डिसाइड करता हूँ कि अगली दफा मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो नीट करके अपलोड करना है, लेकिन बस वो कोई सुस्ती इस तरह की हो जाती है कि मैं चीजें भूल जाता हूँ। खैर, अभी मैं ना आप लोगों को बता देता हूँ कि डेबिट साइड का सम क्या होना चाहिए और क्रेडिट साइड का सम क्या होना चाहिए। मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और वहां पे आप लोगों को दिखाता हूँ। देखें, 60,700 और प्लस 51,300 प्लस 47,300, ये आंसर आता है 1,59,300। अब ये डेबिट और क्रेडिट साइड पे आपका आंसर इस तरह से इक्वल आ जाएगा। तो टी अकाउंट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब ये पेपर में किस तरह आएगा, बात ये होती है। पेपर में आएगा सबसे पहले ना ऊपर ये, मतलब टी अकाउंट इस तरह नहीं डरा होगा कि जैसे रजिस्टर पे होता है। पेपर में टी अकाउंट इस तरह आएगा कि आप ना टॉप टू बॉटम अप्रोच रखेंगे। टॉप टू बॉटम अप्रोच में आप क्या करेंगे कि आप ऊपर सबसे पहले डेबिट साइड की एंट्रीज लिख लेंगे, फिर उसके क्रेडिट साइड की एंट्रीज लिख लेंगे। उधर पेपर में भी आपका डेबिट का सम क्रेडिट के इक्वल आना चाहिए और आ रहा होगा। ठीक है। और
अब आगे नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, आपने एंट्रीज करनी है जो उसने आपसे मांगी हुई है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री बताएं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर उसने हमें बता दिया कि जॉब 205 ही जस्ट कंप्लीट हुई है, तो उसकी वैल्यू आई थी 60,700। तो उसने लिख दिया फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 60,700 से। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट, ये 1 लाख कहाँ से आया? देखें, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस करंट माइनस करते हैं एंडिंग। अब ओपनिंग उसने क्वेश्चन के डाटा में बताई है 85,000 है, करंटली आपने जो प्रोड्यूस किया वो था 60,700 का। इन दोनों को अगर आप सम करेंगे ना, तो ये देखें आप लोगों के पास आंसर आ रहा है 1,45,700 का। और एंडिंग इन्वेंट्री उसने क्वेश्चन में बताई है 45,700 की है। इसको आप इसमें से माइनस करेंगे ना, तो आंसर आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 1 लाख। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट 1 लाख से डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाता है। ये सवाल इसी तरह हमारा 10 नंबर का ये भी कंप्लीट होता है। कोई सवाल है, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मुझे बताएं, मैं ताकि आप लोगों को क्लियर करवा दूं। ठीक है, काशिफ आप कह रहे हैं क्लियर है, बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं जी क्लियर है। दो बंदों ने जवाब दिया, बाकी अवाम आई थिंक कोविड वाले मजे ले रही है कि बस वो जैसे होता था कि हम लेक्चर स्टार्ट करते थे और सर्दियां होती थी और बस फिर रजाई के अंदर मुंह कर लेना है और चलो जी बाहर नहीं निकलना हम लोगों ने। सो यार, अच्छा खासा आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे थे, नजर ही लग गई आई थिंक, मेरी अपनी नजर आप लोगों को लग गई है कि जवाब नहीं दे रहे अब आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट अभी हमारे पास अभी 15 मिनट है आज के सेशन वाइंड अप होने में, तो हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा फर्दर इसको पढ़ लें। अच्छा, ये सवाल आ रहा है सीपीआर का, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें इशू है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको किसी अच्छी जगह पे लेके जाऊँ आपको जी। ये आती है प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर डिपार्टमेंट 3 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2016। यहाँ दूसरी 52 पेजेस फाइल में भी यही सवाल था जो मैं आपको नीट दिखाने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। इसमें अगर आप क्वेश्चन पढ़े तो कहता है कि एक अल्फा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि क्या मैन्युफैक्चर कर दी है, ऑटो पार्ट्स बनाती है मोटरसाइकिल्स के, जिसके लिए उसको 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करना पड़ता है। अब वो कहता है कि डिपार्टमेंट 3 के अंदर जो मटेरियल ऐड किया गया है, नंबर जो उसके यूनिट्स हैं वो डबल कर देने हैं। और कहता है कि फॉलोइंग डाटा जो है ना वो परटेन किया गया है डिपार्टमेंट 2 से डिपार्टमेंट 3 के अंदर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2016। यूनिट रिसीव्ड हमारे पास डिपार्टमेंट 2 से वो 60,000, यूनिट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स हो गए 96,000। और बाकी जो है वो कहता है मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट है, जबकि लेबर और ओवरहेड के पॉइंट ऑफ व्यू से 50-50% कंप्लीट हो चुके हैं। अब कहता है कॉस्ट ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट 2, मतलब डिपार्टमेंट 2 के ऊपर भी जाहिर सी बात है उन यूनिट्स के ऊपर कुछ ना कुछ काम हुआ है। अगर काम हुआ है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कॉस्ट भी आई होगी। वो कॉस्ट है 1,20,000 जो कि हमने यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवानी है। अब जो डिपार्टमेंट 3 के अंदर कॉस्ट ऐड हुई है वो मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की उसने आपको डाटा में प्रोवाइड कर दी है। अब हम बनाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीआर बोलते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों के पास 3 पोर्शन में से पहला पोर्शन आता है क्वांटिटी शेड्यूल का। क्वांटिटी शेड्यूल में आप लोग बेसिकली डेबिट और क्रेडिट साइड के यूनिट्स लिखते हैं। ठीक है, मतलब ये यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी चीजें डेबिट और क्रेडिट होनी चाहिए कि इन और आउट जो है वो आपका इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, उसने बोला यूनिट्स रिसीव्ड 60,000, लेकिन वो यहाँ पे भाई साहब बता रहे हैं कि आउट 96,000 हो रहे हैं। सो हाउ इज इट पॉसिबल? तो सबसे बड़ी ट्रिक ही इस क्वेश्चन के अंदर सीपीआर में यही है कि जो आप लोगों ने कैप्चर करनी है वो क्या है कि उसने बताया कि डबलिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब इस 60,000 को डबल कर देना। तो 60,000 का डबल होता है 1,20,000, मतलब 1,20,000। सो लिहाजा आपने यहाँ पे नरेशन दी डबलिंग द यूनिट्स या डबल यूनिट रिसीव्ड 60,000। यहाँ पे डेबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से 1,20,000 आपका आ गया। फिर यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट, ये आप लोगों के आगे 96,000।
फिर वर्क इन प्रोसेस आपका आ गया 24,000, क्योंकि ऑब्वियसली 1,20,000 में से अगर 96,000 आपके कंप्लीट हो रहे हैं तो बाकी जो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर बचता है वो 24,000 के बचता है, और वही वर्क इन प्रोसेस में होते हैं। सो अब आप क्रेडिट साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटेड और वर्क इन प्रोसेस को देखें तो वो 1,20,000 बनता है। यहाँ पे क्वांटिटी शेड्यूल का कॉलम मतलब पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में अगर जाएं तो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में भी बहुत आसान काम है, सिर्फ सिंपल काम करना है आपने, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आपने चुप करके क्वेश्चन में से डाटा उठाना है और यहाँ पुट करना है। क्या उठाना है? देखें ये प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट 1,20,000 लिख दें, मटेरियल की कॉस्ट जाके लिख दें, फैक्ट्री ओवरहेड की लिख दें और लेबर की लिख दें। एग्जैक्टली सोल्यूशन के अंदर यही हुआ है, ये देखें। ठीक है, अब इसके साथ अब आपने यहाँ पे एक काम और करना है, और वो काम आपके लिए जरूरी है कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज वाले पोर्शन के लिए। यहाँ पे कॉस्ट टू बी चार्ज टू डिपार्टमेंट का जो टोटल आ रहा है वो 4,56,000 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट निकालनी है, उसके लिए आपको इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने आने चाहिए। वो कैसे निकलेंगे वो हम निकाल के देख लेते हैं। देखिए, इक्विवेलेंट यूनिट्स का मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। इक्विवेलेंट यूनिट्स ये होते हैं कि देखें आप लोग कुछ चीज बना रहे हैं टुकड़ों के अंदर। अब जो बाइक बनती है ना, वो बाइक इस तरह नहीं हुआ कि जहां पहला पुर्जा लगा वहीं खड़ी खड़ी ऐसे कोई अलादीन की जो है ना वो आपके पास चिराग था वो आपने रगड़ा और बाइक बन गई। वो फेजेस में जाती है, पहले असेंबलिंग लाइन में जाएगी, वहां उसका कोई चीज फिट होगी, फिर आगे जाएगी, फिर आगे, फिर आगे, इस तरह करके वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से होती हुई जाके कंप्लीट होती है। सो उसके लिए अब आप क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि लेट्स सपोज अगर डिपार्टमेंट वन के अंदर आपके काम हो रहे हैं, एक काम डिपार्टमेंट वन में होता है जहां पे आप कह लें कि 20,000 यूनिट बनते हैं। ठीक है, अगले डिपार्टमेंट के अंदर किसी और नेचर का काम हो रहा है, वहां पे भी 20,000 यूनिट बनते हैं। उससे अगले डिपार्टमेंट के अंदर एक और काम हो रहा है जहां पे भी वो डिपार्टमेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पर्सपेक्टिव से 20,000 यूनिट बना रहा है। तो टोटल देखें तो आप कहेंगे 60,000। लेकिन अगर आप देखें तो कलेक्टिवली देखें ना कि तीन डिपार्टमेंट्स ने मिलके काम कितना किया, तो तीन डिपार्टमेंट मिलके कह सकते हैं कि जी हमने 30,000 यूनिट्स बनाए। वो 30,000 क्या कि वो 60,000 यूनिट को आपने जब जोड़ा तो आधे बाइक्स बने, मतलब उसके मुकाबले में आधी बाइक आई 60,000 यूनिट। अगर मैं सादा और आसान अल्फाज में एग्जांपल दूं तो एग्जांपल ये है कि आप जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर को आप बताते हैं कि जी मेरे दांत में दर्द है। डॉक्टर आपको कहता है जी अमोक्सल 5 जो है ना 250 mg कैप्सूल खा लें, टैबलेट खा लें, और 2 दिन खानी है या सुबह शाम खानी है, आराम आ जाएगा। अब आप जाते हैं उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन लेके मेडिकल स्टोर पे, वहाँ प्रिस्क्रिप्शन वाला बताता है कि यार 250 mg वाली तो शॉर्ट है, तो आप इस तरह करें ना 500 mg वाली ले जाएं और ये जो है ना आधी आधी करके खा लेना। तो आप सुबह शाम खाएं या कल और आज खाएं, वो आप पे डिपेंड, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। अब अगर आप देखें तो वो टेबलेट आधी आधी जो है मिलाएंगे तो वो एक टेबलेट बनेगी 500 mg की। ठीक है, लेकिन अगर इक्विवेलेंट यूनिट्स के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आधे आधे 2 यूनिट है, उन दो को मिला के एक यूनिट बने तो वो बनता है इक्विवेलेंट यूनिट। इसी तरह अगर आप 2 हाफ लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक को एक मिलाएं तो वो 1 लीटर बनती है। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे मल्टीपल यूनिट्स जिनको इकट्ठा किया जाए तो एक कंप्लीट यूनिट बने, इस कॉन्सेप्ट को इक्विवेलेंट यूनिट्स का नाम देते हैं। तो अब मैंने आपको मतलब एक कॉन्सेप्ट दे दिया इक्विवेलेंट यूनिट्स का। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने फाइंड कैसे करने हैं। देखिए प्रीवियस डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो 96,000 यूनिट ऐसे हैं कि जिनके ऊपर 100% कॉस्ट लग चुकी हुई, बाकी के 24,000 भी वही है क्योंकि प्रीवियस डिपार्टमेंट में तो 1,20,000 पूरे पे काम हुआ ना, तो लिहाजा 24,000 भी यहाँ पे पूरे के पूरे आएंगे। फिर आप देखें डायरेक्ट मटेरियल जो कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द मंथ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 96,000 तो वो थे जो बन के ट्रांसफर आउट हो चुके, तो मतलब उनके ऊपर तो मटेरियल पूरा यूज हो गया। फिर उसने ये बताया कि जो वर्क इन प्रोसेस में थे उनके ऊपर भी मटेरियल पूरे का पूरा जो है वो अब अंडर द प्रोडक्शन फेज में आ चुका हुआ है, 100% मटेरियल कंज्यूम हो चुका है। सो मतलब ये हुआ कि 24,000 यूनिट मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने लिख दिए। अब बारी आती है डायरेक्ट लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
डायरेक्ट लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से 96 जो बन के निकल गए वो तो 96 पूरे के पूरे आएंगे, लेकिन जो बाकी के 24,000 यूनिट स्टिल अंडर द प्रोडक्शन है, उनके ऊपर लेबर ने 50% काम किया है। मतलब ये है कि हर 24,000 में से यूनिट जो है, एक यूनिट आधा आधा मुकम्मल हो गया है। अब हर दो आधे यूनिट को मिलाएंगे तो एक यूनिट बनेगा, ठीक है। तो एक दो यूनिट को मिला के एक यूनिट बनता है, तो 24,000 आधे आधे जब वो मिलेंगे तो आपस में मुकम्मल एक यूनिट, इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 12,000 यूनिट होंगे। तो 96,000 और 12,000 को ऐड करें तो इक्विवेलेंट यूनिट्स आते हैं 1,08,000। इसी तरह आपका एफओएच का भी कॉन्सेप्ट यही है कि एफओएच आपके 24,000 के ऊपर आधे आधे यूज हो गए। अब जब आप उनको कलेक्टिवली देखेंगे तो मतलब आप कहेंगे कि 12,000 यूनिट ऐसे हैं जिनके ऊपर एफओएच 100% लग चुका हुआ। इनको भी ऐड करेंगे तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो आपके इक्विवेलेंट यूनिट्स बनेंगे वो आएंगे 1,08,000। अब ये आपके यूनिट्स आ गए, कॉस्ट आप लोगों के पास ऑलरेडी है, अब आपने पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। मतलब ये है कि हर डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक यूनिट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी। प्रीवियस डिपार्टमेंट के यूनिट्स भी सेम, कॉस्ट भी सेम, डिवाइड किया 1,20,000 को 1,20,000 पे, आंसर आ गया 1। इसी तरह लकीली हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट और यूनिट पर जो इक्विवेलेंट यूनिट आ रहे हैं ना वो सेम है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, कोई आइडियल केस हो जहाँ पे ऐसा हो जाए तो अलग बात है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ। सो आपने डिवाइड किया तो पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट आई, मतलब हर डिपार्टमेंट में से जब वो यूनिट गुजरा तो एक यूनिट को बनाने के लिए एक एक रुपया उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आई। अब आपने इस एक एक रुपए को जब आपने सम अप किया तो पता चला एक यूनिट को बनाने के लिए ओवरऑल हमारा 1 रुपया 4 रुपए लगे हैं, ठीक है। ये अब आपका इक्विवेलेंट यूनिट, पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट, मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया आपको, उम्मीद है अभी आपको कभी भूलेगा नहीं। अब हम चलेंगे अपने कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज वाले पोर्शन में, जिसके लिए हमने ये सारी वर्किंग की होती है, इक्विवेलेंट यूनिट्स और पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। अच्छा, अब हम यूनिट्स कंप्लीटली लिखेंगे। यूनिट्स कंप्लीटली की जो टोटल यूनिट है वो 96,000 है। अब मैं बताऊंगा कि हमने फाइंड क्यों किए, क्योंकि आपने जो 96,000 बना लिए हैं वो डिक्लेयर तो करने हैं ना कि इनके ऊपर कितनी कॉस्ट आई, तो उस कॉस्ट के लिए आप वो सारी वर्किंग करते हैं। तो पता चला कि पर यूनिट जो है वो कॉस्ट 4 रुपीज है और टोटल यूनिट 96,000 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो पता चला 96,000 यूनिट्स के लिए आप लोगों को क्या कहते हैं, कितने वो करने पड़े हैं, कॉस्ट आई है वो आई है 3,84,000। फिर इस तरह वर्क इन प्रोसेस में आ जाएं। वर्क इन प्रोसेस में आप लोग वो इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल लिखेंगे जो आपने ऊपर फाइंड आउट किए। प्रीवियस डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 24,000 थे, डायरेक्ट मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 24, लेबर और एफओएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से 12,000 थे, और इनकी पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट 1 रुपी थी। आपने इन सबको मल्टीप्लाई करना है और इन सब की कलेक्टिव कॉस्ट जो है वो आपके पास आएगी 72,000। अब इस 72,000 और 3,84,000 को जब आप सम अप करेंगे तो आंसर आएगा 4,56,000, जो कि देखें मैंने आपको बताया है कि कॉस्ट टू, ये सॉरी, क्वांटिटी शेड्यूल आपके यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट क्रेडिट इक्वल आना चाहिए, और बाकी दो जो आपके हैं पोर्शन वो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल आने चाहिए, डेबिट क्रेडिट। तो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट डेबिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 4,56,000, और कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलो क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर भी आपका इक्वल आ रहा है आंसर। मतलब क्या हुआ कि आपका सीपीआर 110% करेक्ट है। ये सवाल यहाँ पे क्लियर हो गया, किसी का कोई इशू है तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्या करना है हमने। जी स्टूडेंट्स, आप सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, अब हम ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास पीछे कितने कोई सवाल बचते हैं। अगर हम वापस उसी फाइल में जाएं, तहसील वाली में, तो अच्छा मैं आप लोगों को ना दिखा देता हूँ, क्योंकि अब सेशन वाइंड अप करना है तो कुछ चीज़ बता देता हूँ। ये जो आगे वाले दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के 2 या 3 सवाल है ना, ये बहुत ही चुनने चुनने से सवाल है और बड़े आसान है, आप लोगों ने ये खुद करने हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ ना समझ आई इनमें से तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि अच्छा इस तरह सॉल्व कर लें, इस तरह सॉल्व कर लें। ग्रुप में मैं अवेलेबल हूँ, आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आ गई जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज नॉर्मली 100 बच्चे दे रहे हैं तो 100 में से 10 को ही आती हैं पेपर में। और मेरा नहीं ख्याल कि जिस बंदे ने एफएफए पढ़ी है, जो बीकॉम के भी बाद आया है, उसको जर्नल एंट्रीज नहीं आती होंगी। तो ये आप लोगों ने खुद करनी है। ना समझ आई तो मैं अवेलेबल हूँ, एज पर माई कमिटमेंट मैं करवा दूंगा। हाँ, कल हम अपना यहाँ से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अब बताएं, एक सवाल हम अपना आज और कर लें या सेशन को आज यहाँ वाइंड अप करें? 2 घंटे कंप्लीट हो गए और से बताना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कल कर लेंगे, क्योंकि मेरा गला भी अब 2 घंटे बोल बोल के रिलैक्स मांग रहा है। ठीक है सर अगर कल जो है ना वो प्रोसेस कॉस्टिंग की वेटेज और फीफो मेथड अगर करवा दिए, जी। प्रोसेस कॉस्टिंग में जो है वो फीफो और वेटेज एवरेज मेथड जो है उसके क्वेश्चन अगर ये पेपर में करवाओ। नहीं, ये पेपर में नहीं आता। पेपर में स्टैंडर्ड मेथड आएगा, जो मैंने आप लोगों को अभी करवाया है, एग्जैक्ट ये मेथड तो आएगा। ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मेरी आप लोगों से एक रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि देखें, मुझे आप लोगों से इन रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए था। मैंने थ्रू आउट द सेशन आप लोगों को नहीं कहा कि अच्छा आप लोग ये कीजिएगा वो कीजिएगा, नथिंग एल्स। जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी आप लोगों ने एक काम करना है। जब हमारा 2 दिन का सेशन वाइंड अप हो जाए, आप लोगों ने अपना फीडबैक लाजमी देना है, ताकि मुझे पता चले कि मैंने जिन बंदों के ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया उनको कितना कुछ समझ में आया। एक काम। दूसरा काम ये करना होता है कि जब आप पेपर दे के आते हैं ना, पेपर दे के आके अपना ग्रुप के अंदर फीडबैक लाजमी लाजमी शेयर किया करें। अब उससे मेरा कोई पर्सनली 1 रुपए का भी फायदा नहीं है, या किसी लिहाज से भी। उससे ये फायदा है कि मैं अप टू डेट रहता हूँ, मुझे पता चलेगा कि पेपर में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जब मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँगा तो मैं उस मेथड के अकॉर्डिंग गाइड करूंगा कि हाँ अब एग्जामिनर ने ये अप्रोच चूज की हुई है पेपर टेस्ट करने के लिए। थर्ड और लास्ट, कि जब आप लोगों का रिजल्ट आता है तो उस टाइम मैंने जो मेहनत आप लोगों पे और टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, वो उसको रिटर्न आप लोगों का पे बैक करने का टाइम है। तो आप लोग काइंडली अपना रिजल्ट लाजमी शेयर कर दिया करें कि जी हमारा पेपर जो है वो पास हो चुका है। ठीक है, ये 3 काम आप लोगों ने जस्ट करने हैं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। बस आप लोग दुआओं में याद रखें, ये मेरे लिए काफी है। सो आज का सेशन हम अपना यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।